हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, हम अपने जो लेक्चर का जो सीरीज था जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो उसी सीरीज को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे आज के अपने क्लास में द विक्टोरियन पीरियड, जिसकी स्टार्टिंग मानी जाती है 1832 से 1901 तक। इसमें हम दो चीज़ें और भी पढ़ेंगे, जिसमें प्री रफालाइट्स और एस्थेटिज्म और डिकेंडेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। इस पूरे वीडियो यानी कि सीरीज को देखने से पहले, हिस्ट्री को देखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि विक्टोरियन जो एज था वो किस लिए फेमस था। तो हम लोग ये देख पाते हैं कि इट वाज द एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो विक्टोरियन एज में बहुत ही ज़्यादा पीस और प्रॉस्पेरिटी जो थी वो प्रिवेलेंट हो गई थी, क्योंकि मेजर कोई वार नहीं हो रहा था और क्वीन विक्टोरिया जो थी वो अच्छे फैसले लेने की वजह से, ठीक है, उनका जो शासन था वो काफ़ी स्टेबल बना रहा। आगे ये भी कह रहा है कि रैपिड सोशल चेंजेस एंड वाज टॉकिंग टेकिंग प्लेस, यानी जब साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा था और जो यानी जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं वे लोग जो है अपने कॉलोनी को और एक्सपेंड जब कर रहे थे, तो उस केस में हमें देखना पड़ा कि जो रैपिड सोशल चेंजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे थे। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट होने की वजह से, रेलवे ट्रैक बिछाने की वजह से ज़्यादा नंबर में माइग्रेशन इंग्लैंड में देखा जा रहा था और हाई डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस भी हुआ। ठीक है, कई साइंटिस्ट का जो कई मेजर जो साइंटिस्ट थे उनका जन्म जो है इसी समय पे हुआ और कई फिलोसोफर थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी, जिसमें जेएस मिल की थ्योरी दी। कार्लाइल का जन्म इसी समय में हुआ था। कार्लाइल आप सुने जानते होंगे, जो कि मैथमेटिक एक बड़े बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हैं। ठीक है, और उसके बाद एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि जब साइंस का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट तो हमें देखने को मिलेगा। किसके किसके बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है? तो जब एजुकेशन बढ़ेगा तो साइंस के क्षेत्र में साइंस और उसके बाद रिलीजियन, जो कि पहले से ही प्रिवेलेंट था, तो इन दोनों ही चीज़ों में हमें विक्टोरियन एज में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। और इसी कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़। यानी हम साइंस भी बढ़ेगा लेकिन साइंस के साथ ही साथ हम अपने रिलीजन को भी महत्व देते चलेंगे। यही था विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। यूटिलिटेरियन का कॉन्सेप्ट आया था। इन सभी कॉन्सेप्ट को हम आगे भी अपने स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इट वाज आल्सो द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और डेमोक्रेसी वाज एक्सपेंडिंग इट्स फिदर। ठीक है, कई जो नेशन हैं जो अभी तक तो ब्रिटेन के गुलाम थे, अब वो आज़ाद होना चाहते थे इस विक्टोरियन एज में। इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी वाज एक्सपेंडिंग इट्स फिदर। तो नई फॉर्म ऑफ जो गवर्नेंस जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसमें रूल बाय पीपल होता है, तो वो जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रिवेलेंट हो रहा था। देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द साइंस एंड रिलीजन। तो अब इस पीरियड को शुरू करने से पहले, ठीक है, हम लोग यहाँ पर दो चीज़ें देखेंगे। जैसा कि हमारा यही वीडियो का जो हमारा स्ट्रक्चर ही यही रहता है कि एक तरफ हम अपने राइट साइड में लिटरेरी इवेंट्स को डिस्कस करते हैं और अपने लेफ्ट साइड में हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। जो कुछ भी सोसाइटी में होता है वही चीज़ हमको लिटरेचर में भी देखने को मिलता है। इस वजह से हम यहाँ पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी देखेंगे, साथ ही साथ उस समय पर जो भी लिटरेचर लिखे जा रहे थे उनका प्रभाव क्या पड़ रहा था सोसाइटी का, वो भी हम इसमें समझते चलेंगे। और इस पीरियड में जो भी एमिनेंट राइटर हुए, हम उनके जो वे ऑफ राइटिंग है, जो जो उनके पोएम की थीम हुआ करती थी, हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। आगे कह रहा है अपना हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी 1832 से 1837 के बीच में क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, क्या लिटरेरी इवेंट्स हुए, यहाँ पर हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है कि फर्स्ट रिफॉर्म बिल आया था और स्लेवरी सिस्टम वाज अबॉलिश्ड इन द ब्रिटिश एम्पायर। फ्रेंड, एक स्लेवरी सिस्टम था, ठीक है, लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ब्लैक लोग थे दे आर बर्न ओनली टू सर्व द वाइट्स। तो इसी को स्लेवरी सिस्टम कहा जाता था, लोगों को बांध के रखा जाता था। तो ये सिस्टम जो है अबॉलिश हो गया था। और साथ ही साथ क्वीन विक्टोरिया हस्बैंड डाइड, क्वीन विक्टोरिया के जो हस्बैंड थे, ठीक है, उनकी भी डेथ हो चुकी थी। और उसी समय पर टेनिशंस फ्रेंड आर्थर हेलम डाइड। ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था आर्थर हेलम, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। दरअसल बताने का पर्पस ये है कि इन दोनों का ही प्रभाव है वो लिटरेचर पर देखने को मिलता है। ठीक है, और लिटरेरी इवेंट में हम देख पाते हैं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशंस पोएम पब्लिश्ड, यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन का जो पोएम था वो पब्लिश हुआ करता था इसी समय में। ठीक है,
और जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज कहा जाता है इनको। और उसके बाद 1837 से जब 1848 की तरफ हम लोग देखते हैं तो यही पाते हैं कि एसेंशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया, यानी क्वीन विक्टोरिया थ्रोन मिलता है, ठीक है, उनको शासन चलाने का मौका मिलता है। एंटी कॉर्नर लीग भी यहाँ पर आता है और पेनी पोस्ट इंट्रोडक्शन भी होता है, और आयरिश में बहुत बड़े स्तर पे फेमिनाइन भी देखने को मिलता है। और इस दौरान चार्ल्स डिकेंस, ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस का जो नॉवेल था जिसका नाम था ओलिवर ट्विस्ट, वो पब्लिश होता है। और कार्लाइल्स हीरोज एंड हीरो वर्शिप, यही कार्लाइल जो थे एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, हालांकि इन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन लिटरेचर के फील्ड में भी दिया है, तो आप इनको भी याद रखेंगे। साथ ही साथ हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि जो चार्ल्स डिकेन का जो ये वर्क था ओलिवर ट्विस्ट, ये फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। इसके लिए मैं अपना हाइलाइटर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। तो बिल्कुल, तो हम यही देख पाते हैं यहाँ पर कि ओलिवर ट्विस्ट को आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ कार्लाइल हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप हो ही गया। चार्ल्स डिकेन का फिर क्रिसमस कैरोल नाम से जो उनका नोवेल आया था उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रस्किन, जो जॉन रस्किन थे, उन्होंने एक वर्क लिखा था मॉडर्न पेंटर्स के नाम थे, तो ये वर्क जो था 1943 में आया था। और साथ ही साथ जो तीन सिस्टर थी जिनका नाम था कि ब्रोंटे सिस्टर, तो ब्रोंटे सिस्टर के जो वर्क थे जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा नोवेल्स के क्षेत्र में, वह भी इसी टाइम पर आया करते करते थे। तो एमिली ब्रोंटे का जो एक गोथिक नॉवेल था जिसका नाम था उदरिंग हाइट्स, वह इसी समय पर पब्लिश हुआ था। और डिजराइल ने भी एक वर्क लिखा था जिसका नाम था टेन क्रीड, और विलियम ठाकरे का भी वर्क आया था वैनिटी फेयर, ठीक है। तो ये सभी 1847 के ही दौरान आए थे। और ये जो वर्क थे, ठीक है, इसमें हमें कुछ नया झलक देखने को मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एमिली ब्रोंटे का, तो हम यही देखते हैं कि एमिली ब्रोंटे जो है वो प्रभावित थी विक्टोरियन एज से पहले, जो एज थी जिसका नाम था रोमांटिक पीरियड। तो रोमांटिक पीरियड में एक नया कॉन्सेप्ट आया था गोथिक नॉवेल्स का, तो विदरिंग हाइट में हमें गोथिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। गोथिक एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो है विलियम ठैकरे जो हैं, ये भी फेमस हैं अपने वर्क वैनिटी फेयर के लिए। और यहाँ पर डिजराइल लिखा हुआ है, तो डिजराइल आगे आगे चल कर के फ्रेंड्स वो ब्रिटेन के पीएम भी बनते हैं, और इन्होंने लिटरेचर के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। अब अपने नेक्स्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स की तरफ देखते हैं, जो कि 1848 से लेकर के 1854 के तक रहा, तो जिसमें मार्क्स एंड एंजल्स पब्लिश द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। यानी एक नया कॉन्सेप्ट था जो कि कम्युनिज्म की बात करता था, सोसाइटी के लोअर क्लास के अपलिफ्टमेंट की बात करता था, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कार्ल मार्क्स ने इसी समय पर दिया था। दरअसल इसमें क्या, इस कॉन्सेप्ट को देने के पीछे का कारण ये था कि जो पुअरिटी थी वो मास लेवल पे बढ़ रही थी। हालांकि सोसाइटी ग्रो कर रही थी, लेकिन जो पैसे थे, जो अमाउंट ऑफ वेल्थ था, वो चंद लोगों के ही पास रहा करता था, और मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर स्टिल द पुअर। तो इसी को लेकर के बात करते थे मार्क्स। और कह रहा है यहाँ पर कि लिटरेरी इवेंट्स में इसी समय क्या हुआ था, तो नोवेल पब्लिश हुआ करता था चार्ल्स डिकेन का डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। तो चार्ल्स डिकेन के जो नोवेल थे वो काफ़ी डाउन टू अर्थ हुआ करते थे, क्योंकि ये खुद भी एक डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते थे, और इनके नोवेल्स में हमेशा डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ही लोगों की बात की जाती है। तो इनका नोवेल एक अच्छा एग्जाम्पल बनता है विक्टोरियन एज को समझने के लिए। कह रहा है यहाँ पर कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम्स थी वो आई थी, और टेनिसन्स ने इन मेमोरियम लिखा था अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम के डेथ को मॉर्न करने के लिए, जो कि एक एलिजी है। और ये 1850 में आया था। और 1850 में जब ये आया था, इसी को पढ़ने के बाद क्वीन विक्टोरिया काफ़ी प्रभावित हुई थी, और इन मेमोरियम के पब्लिशिंग के साथ ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बना दिया गया था पोएट लॉरिएट ऑफ ब्रिटेन। एर्नोल्ड पोएम्स एंड गैस्केल क्रॉनफोर्ड वॉज पब्लिश्ड, ठीक है।
तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अर्नोल्ड पोएम यानी मैथ्यू अर्नोल्ड की यहाँ पर बात की जा रही है, जो जिन्होंने जो प्रभावित हुए जो ग्रीक माइथोलॉजी और ग्रीक राइटर्स थे उनसे, और साथ ही साथ इन्होंने लिटरेरी फील्ड में ये इनको फर्स्ट क्रिटिक माना जाता है। इन्होंने विक्टोरियन एज में जो पब्लिश हो रहे थे वर्क्स, उनके बारे में इन्होंने क्रिटिसिज्म किया और अपना नया व्यू रखा लिटरेचर को लिखने के लिए। अपने इंडिया में भी क्या हो रहा था इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो मेजर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था वो 1857 में हुआ था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1857 का जो समय था वह उस समय पर क्वीन विक्टोरिया जो है इंडिया की शासन चला रही थी। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि थोड़ा सा दो मेजर वार हुए थे, यानी ब्रिटेन में तो हम नहीं कहेंगे लेकिन उसका प्रभाव ब्रिटेन पर जरूर पड़ा। एक था अपना स्टार्ट ऑफ द क्रीमियन वॉर, जो क्रीमिया का जो वार था 1854 में हुआ था, और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंडिया में देखने को मिलता है 1857। ठीक है, यानी इंडिया भी चाह रहा था ब्रिटेन से आज़ाद होना। लिटरेरी इवेंट्स में देखते हैं तो फिर से वही चार्ल्स डिकन की हार्ड टाइम्स यानी पब्लिश हुआ था। रॉबर्ट ब्राउनिंग मैन एंड वोमेन वॉज पब्लिश्ड इन 1855। एलिजाबेथ ब्राउनिंग का जो वर्क था अरोरा ली, वह भी 1857 में ही पब्लिश हुआ था। तो हम ये कोरिलेट कर सकते हैं कि जिस वक्त हमारा 1857 की पहली क्रांति हुई थी उसी वक्त चार्ल्स डिकन अपने लाइफ के पीक पर थे। वो ज़्यादा अमाउंट में नॉवेल्स वो पब्लिश किया करते थे। हिस्टोरिकल इवेंट्स में और आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि कैसे आगे चल करके कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द साइंस एंड रिलीजन देखने को मिलता है। तो उसी पर्पस के लिए हम यहाँ पर देख पाते हैं कि एक वर्क आया था जिसमें चार्ल्स डिकन का ओरिजिन ऑफ स्पेसीज आया था। ठीक है, ये चार्ल्स डिकन का वर्क है जिसमें उन्होंने एवालुएशन की बात की थी, यानी इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स की उन्होंने बात किया था। उन्होंने अपने थ्योरी में साफ साफ कह दिया था कि जो आज का जो ह्यूमन बींग है वो पूरी तरह से वो अलग है, और उसका ओरिजिन भी वो अलग किस्म के यानी कि मंकी या फिर ऐप से बना हुआ है, ऐप से उसका जन्म हुआ है। तो जो कि एक बहुत ही बड़ा कंट्रास्ट था। उस सोसाइटी के लोग ह्यूमंस को सुप्रीम कहा करते थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रिलीजियस और ब्लाइंड बिलीफ चलता था। तो इस थ्योरी के आने के बाद पूरी तरह से पूरी दुनिया में भारी मात्रा में बदलाव देखने को मिला था। ठीक है, लोग जो हैं वो ह्यूमैनिटी को और ह्यूमंस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। ठीक है, और रिलीजन को लोग झूठा मानने पर मजबूर हो रहे थे। और उसके बाद अमेरिकन सिविल वार भी हुआ था यहाँ पर। और फिर सबसे ज़्यादा जो मेजर जो सोशल चेंजेस जो देखने को मिला इस सोसाइटी में, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल, जो कि 1869 में हुआ था। एक स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल अभी मैं इसको जियोग्राफिकली भी हम इसको आप डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू, तो और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि कैसे आखिर सोशल चेंजेस हुआ, कैसे ज़्यादा जो माइग्रेशन है और कैसे ज़्यादा जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड है वो कैसे बढ़ा। साथ ही साथ हम लिटरेरी इवेंट्स में देखते हैं कि जेएस मिल ने अपनी थ्योरी दी थी ऑन लिबर्टी, यानी इनका वर्क था इसमें ऑन लिबर्टी में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। और उसके बाद टेनिशंस इडल्स ऑफ द किंग्स और जॉर्ज एलियट का वर्क आया था एडम बीड। कॉलिंस विल्की कॉलिंस की बात की जाती है फ्रेंड्स। विल्की कॉलिंस जाने जाते हैं सेंसेशन फिक्शन लिखने के लिए। ठीक है, सेंसेशन फिक्शन होते क्या हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं कि कॉलिंस का वर्क था जिसका नाम था द ओमैन इन वाइट एंड जॉर्ज इली का जो का वर्क था मिल्स, वह मिल ऑन द फ्लोज, वो पब्लिश हुआ था। और उसके बाद फिर से डिकन्स का नॉवेल्स आई थी ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव था पूरे लिटरेचर के फील्ड में। तो ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, और हम लोग ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो यानी कि जो यहाँ पर स्वेज कैनाल था तो उसको खुलने से क्या प्रभाव पड़ा। तो यही प्रभाव पड़ता है कि जो पहले जो भी जहाज आया करती थी फ्रेंड, मैं यहाँ पर जो एरो बना हुआ है तो कुछ भी जो भी पहले जहाज आया करती थी ब्रिटेन से, वो केप ऑफ गुड होते हुए आया करती थी। ठीक है, केप ऑफ गुड होते हुए वो पहुंचा करती थी मुंबई या फिर मद्रास। लेकिन स्वेज कैनाल का जगह यहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए आप जहाँ पर मैं सर्किल कर रहा हूँ, तो यहीं पर जो यानी इजिप्ट के पास में ही एक नैरो पैसेज बना दिया गया था। ठीक है, जिसको हम लोग स्वेज कैनाल बोलते हैं। तो स्वेज कैनाल में हम लोग क्या प्रभाव पड़ा स्वेज कैनाल का, तो हम लोग ये देख पाएंगे कि अभी कि पहले जो डिस्टेंस थी उसको वो कवर करने में कितना समय लगता था।
तो पहले की जो डिस्टेंस था उसको कवर करने में समय जो लगता था, यानी जो पूरा डिस्टेंस थी फ्रेंड, उसमें था 19, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो हम पहले का जो समय था वो 19,800 किलोमीटर का समय, किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था जब कोई भी शिप जो है वो जाती थी केप ऑफ गुड होप से होते हुए। तो लेकिन जब यहाँ पर सुएज कैनाल खोल दिया गया तो उस समय पर 11,600 किलोमीटर ही केवल ट्रेवल करना पड़ता था। तो जब हम देखते हैं कि कितना डिस्टेंस रिड्यूस हुआ था, तो हम ये पाते हैं यहाँ पर कि लगभग 8,200 डिस्टेंस रिड्यूस हुआ था। और जो शिप होती हैं, ठीक है, उनकी जो स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती है, ठीक है। अगर हम जब हम टाइम की जब बात करते हैं तो जब हम D/S करते हैं तो उस केस में हम लोग यही पाएंगे कि अगर हम एक मान लेते हैं कि एवरेज शिप का स्पीड जो 50 है, तो उस केस में हम लोग यही देख पाते हैं कि लगभग यानी कि 164 आवर का जो समय है वह बच जाता था। 164 आवर का समय कहने का मतलब ये है कि लगभग, ठीक है, लगभग अगर हम 20 × 7 करते हैं तो यही हमको मिलता है कि 168 मिलता है। तो स्वेज कैनाल के ओपन होने के बाद 7 डेज का जो रास्ता था वह कम हो गया, और यही कारण था कि ब्रिटेन और इंग्लैंड के बीच में रैपिडली ग्रोथ ऑफ ट्रेड और माइग्रेशन ऑफ ब्रिटिशर्स टू इंडिया भारी मात्रा में देखने को मिला। और हिस्टोरिकल इवेंट्स में अगर हम बात करें तो हम यही देखते हैं कि क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड द इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1877। क्वीन विक्टोरिया को इम्परर बनाया जाता है। उसके पहले जो प्रभाव था वो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का के ही हाथों में इंडिया का शासन चलता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जब शासन चलता था तो ज़्यादा अमाउंट में प्लंडर और फिर ब्रिटिशर्स लूटेड इंडिया एट द नेम ऑफ ट्रेड। और लिटरेरी इवेंट्स में हम देखते हैं कि जॉर्ज इलियट का जो वर्क था जिसमें जिसमें उन्होंने सिलास मार्नर की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद एर्नोल्ड्स एसे इन क्रिटिसिज्म हमको देखने को मिलता है, ठीक है। एंड कैरोल्स एलिस इन वंडरलैंड भी इसी वक्त आया था। ब्राउनिंग रिंग्स एंड द बुक भी जो वर्क था ये भी इसी समय पब्लिश हुआ था। एर्नोल्ड ने अपना क्रिटिकल थ्योरी दी थी जिसका नाम था कल्चर एंड एनार्की। जॉर्ज इलियट्स का मिडिल मार्च भी वर्क आया था इसी बीच। और हार्डी यानी वही टॉमस हार्डी की बात हो रही है जो कि फॉर फ्रॉम द मडिंग क्राउड, ये वर्क भी इसी वक्त आया था। हार्डी रिटर्न ऑफ द नेटिव भी, ये भी वर्क इसी समय पर आया था, यानी कि क्वीन विक्टोरिया के शासन पर, सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद ही ये सभी वर्क्स पब्लिश हुए थे। हिस्टोरिकल इवेंट्स में और भी देखने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि 1880 से 1901 यानी आखिरी जो स्लैब है अपना, जब हमारा विक्टोरियन एज जो है वो ख़त्म होने पर आई थी, तो उस वक्त दो चीज़ें हुई थी। क्या? तो एंग्लो बोयर्स वार्स हुआ था और एसेंशन ऑफ एडवर्ड सेवन, ठीक है, यानी एडवर्ड सेवन का शासन अब आने वाला था। उसके बाद डीजी रशोटी जो प्रीटाफलाइट ब्रदरहुड के एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, तो उनका जो वर्क था बेलार्ड्स एंड द सोनेट के नाम से आया था। हेगार्ड्स किंग सोलोमन्स माइंस आया था। हार्डी मेयर ऑफ कास्टरबीज हमें देखने को मिलता है। स्टीवेंसन जैकी लिंस एंड हाइड एंड डोयल्स भी इसी वक्त आया था। वाइल्ड्स पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, हार्डी, टॉमस हार्डी का जो वर्क था टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल्स, ये वर्क जो है फ्रेंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर हमारे टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में भी रहता है, इससे खूब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और वैसे भी विक्टोरियन एज का आप मतलब समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लेट विक्टोरियन में काउंट होंगे, ठीक है। टॉमस हार्डी जो है लेट विक्टोरियन में काउंट होते हैं, क्योंकि लेट विक्टोरियन कहने का मतलब ये है कि अब तो यहाँ पर एसेंशन ऑफ एडवर्ड सेवन आ चुका है, ठीक है। तो ये जो एज है वो विक्टोरियन एज जो है अब खत्म होने पर चली थी। तो जब विक्टोरियन एज खत्म होने पर चली थी तो उस वक्त जो नॉवेल्स पब्लिश हुए थे सबसे ज़्यादा वो टॉमस हार्डी के ही हुए थे। आगे चल के रुडयार्ड किपलिंग ने भी एक नॉवेल लिखा था और जिसका नाम था किम। फिर डोयल्स का द हाउंड्स ऑफ द बास्कर वाइल्स, ये भी वर्क आया था, ठीक है। तो लेट विक्टोरियन की जब हम बात करेंगे फ्रेंड, ठीक है, लेट विक्टोरियन, तो उसमें एक राइटर आते हैं जिनका नाम है टॉमस हार्डी। टॉमस हार्डी, तो आप इनको ध्यान में रखिए। इनके नॉवेल्स हमें, जितने भी इनके नॉवेल्स हैं उन सभी को हमें पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी चीज़ों को हम बताना आपको चाहते हैं कि जो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि फ्रेंड्स
और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं। हम ये देख पाते हैं कि कैसे जो विक्टोरियन एज है वो कैसे वहाँ पर इतना ज़्यादा जो माइग्रेशन देखने को मिला था, इसके पीछे का बस यही कारण था कि ट्रेड में जब एडवांसमेंट हुआ तो ब्रिटेन की हर फैमिली ब्रिटेन के हर फैमिली से कोई ना कोई मेंबर ज़रूर रहा करता था जो इंडिया में ट्रेड के पर्पज़ के लिए आया करता था। और उसके बाद वो ड्रेन करके इंडिया के वेल्थ को ड्रेन करने करके वो लोग अपने साथ ही ले जाया करते थे। और इसमें स्टीम इंजन का इसी दौरान में मतलब उसका इन्वेंशन हुआ और रेल रोड काफ़ी मात्रा में बिछा दी गई थी। एक और बात यहाँ पर समझना है कि कैसे जो है लगातार जो नॉवेल्स पब्लिश हो रहे हैं, लगातार नॉवेल्स पब्लिश होने के पीछे यही कारण होगा कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था। और जो नॉवेल्स हैं वो डेकर में पब्लिश हुआ करते थे। डेकर कहने का मतलब ये है कि कई वॉल्यूम्स में नॉवेल्स पब्लिश होकर के आया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से लोगों के समाज में यानी ज़्यादा अमाउंट में रीडर्स की संख्या बढ़ रही थी और लैंडिंग लाइब्रेरी का भी कॉन्सेप्ट इसी समय पर आया था। यानी आप किताबों को घर भी लेकर जा सकते हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब अपने बढ़ते हैं मूवमेंट की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट भी हम लोग जानते हैं जिनका सीधा प्रभाव रहा विक्टोरियन एज पर। तो एक अपना मूवमेंट है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। तो क्या हुआ था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में? तो मेन लीडर ऑफ द मूवमेंट वाज जॉन हेनरी न्यूमैन। तो जॉन हेनरी न्यूमैन ही वाज अ मेन पर्सन who was responsible behind the Oxford movement. So he attacked the government's plans to recognize the Anglican Church of Ireland. तो जो यहाँ पर डी गवर्नमेंट जो उस वक्त की थी वो डी रिकॉग्नाइज करती थी एंग्लिकन चर्च को। ठीक है, तो उसकी यहाँ पर बात करता है। 90 ट्रैक्स वर पब्लिश, मोस्ट ऑफ देम वाज रिटन बाय द न्यूमैन्स। तो कई ट्रैक्स लिखे गए थे। द ट्रैक्स आर्ग्यू दैट द चर्च ऑफ इंग्लैंड डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम बेनिंग डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द अपोस्टल्स। तो जो यहाँ के यानी कि इंग्लैंड के जो चर्च थे, ठीक है, उन पर सवाल उठा दिया गया। ठीक है, डिराइव्ड इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द बीनिंग्स डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द अपोस्टल्स की बात यहाँ पर यानी कि जॉन हेनरी न्यूमैन ने किया था। टोटल यानी कि जो भी प्रिवेलेंट सोसाइटी थी उस समय में, तो उसके खिलाफ जाकर के न्यूमैन्स ने अपने आइडिया को रखा था। और इसी वजह से न्यूमैन्स को क्या ऑस्ट्रिसाइज कर दिया गया, यानी सोसाइटी से बाहर भेज दिया गया, बाहर निकाल दिया गया उनके इसी आइडिया के कारण। यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हम लोग यही देखते हैं कि ये एक फिलोसॉफिकल थ्योरी थी दैट इमर्जेस विद द टू पर्सन जे.एस. मिल एंड बेंथम। ठीक है, तो जे.एस. मिल और बेंथम के ने दो थ्योरी दिया था। इसमें यही थ्योरी था कि जो मेन एम जो था उसको हम लोग देखते हैं कि द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, यानी कि जो भारी मात्रा में जो गुड्स हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम लोगों तक ही पहुंचना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को इस प्रकार से पॉलिसी बनाना चाहिए कि जिससे कि मैक्सिमम लोगों का ही भला हो सके। ठीक है, जे.एस. मिल की जो थ्योरी है वो माइनॉरिटी जैसे कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती है। और यहाँ पर कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स आर कंसर्न अबाउट द जनरल हैप्पीनेस ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी। यानी जे.एस. मिल का मानना था कि जो ह्यूमन बींग्स है उनका जो मोस्ट और इम्पॉर्टेंट मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए हैप्पीनेस ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी। द जनरल हैप्पीनेस प्रिंसिपल्स ऑल्सो सजेस्ट अ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो उनका मेन जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को भी सपोर्ट करता है। उसमें लिखा गया था कि एवरी वन इज इंटाइटल्ड टू हैप्पीनेस, ह्यूमन बींग्स आर अनहैप्पी व्हेन देयर एक्शन आर नॉट कमिजरेट विद द जनरल ह्यूमैनिटी हैप्पीनेस। ठीक है, तो हम लोग यही पाते हैं इसमें। इसका सीधा मतलब यही होता है कि जे.एस. मिल कहते थे कि यानी कि ऐसी पॉलिसी जानी चाहिए, ऐसे रूल बनाए जाने चाहिए, ऐसे वेलफेयर स्कीम चलाए जाने चाहिए जिसकी वजह से सोसाइटी के मैक्सिमम लोगों का ही भला हो सके। साथ ही साथ वो उनका ये भी मानना है कि जो हैप्पीनेस होता है वो क्वांटिटिव होता है। क्वांटिटिव इन द सेंस कि हम हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं। वो कहते हैं कि एक पर्सन को पोएट्री पढ़ करके जितना आनंद मिलता है, सेम और इक्वल अमाउंट में हैप्पीनेस उस पर्सन को कोई दूसरा गेम खेल करके भी हो सकता है। यानी उन्होंने हैप्पीनेस को क्वांटिटिव वे में लिया और उसको मेजर करने की वो बात करते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल द फैक्ट्स दैट वर मोर डोमिनेंट इन द एरा ऑफ विक्टोरिया। अब हम पूरी तरह से शिफ्ट हो रहे हैं लिटरेरी इवेंट्स के तरफ। और रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज जो थे जिनका नाम था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन।
तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि ही वाज ए रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। तो ही वाज टू विक्टोरियन इंग्लैंड व्हाट स्पेंसर हैड बीन एलिजाबेथन इंग्लैंड। ठीक है, बिल्कुल ये बात सच कहा गया है। मतलब इसमें यही है कि जो सम्मान स्पेंसर को मिला था एलिजाबेथन इंग्लैंड में, वही सम्मान अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को मिला था विक्टोरियन एज में। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमांटिक एंड द क्लासिकल वर्क ऑफ ग्रीक एंड रोमन। ठीक है, ये भारी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, भारी प्रभाव देखने को मिलता है इनके ऊपर। अपने यानी क्लासिकल राइटर्स से ये प्रभावित हुए थे, और रोमन्स यानी रोमांटिक एज में जो भी राइटर्स थे उनसे ये भारी अमाउंट में ये प्रभावित हुए थे। हिज पोएम टिथोनस, उनका पोएम जो है टिथोनस, जिसमें हमें मिलता है कि कैसे वो ग्रीक फिलोसॉफी से और ग्रीक योद्धाओं से वो प्रभावित हुए थे। उसके बाद अगला उनका वर्क है लोटस ईटर है, उसके बाद यूलिसिस है। ठीक है, उनके जो वर्क तीनों आए थे ये तीनों ही प्रभाव में लिखे गए थे ग्रीक और रोमन्स के। ही वॉज द ईस्टर्न सपोर्टर ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड इथोस। ठीक है, बिल्कुल अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी ट्रेडिशनल वैल्यूज को और इथोस को समझते थे। उनको भी भय था जो साइंस अपना जो एक्सप्लोर कर रहा था, साइंस के फील्ड में जितना एक्सप्लोरेशन, जितना इन्वेंशन, जितना डिस्कवरी हो रही थी, उनको इनसे भी इस पर यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को भय था। ठीक है, और हमेशा वो मानते थे कि अगर ज़्यादा अमाउंट में साइंस का डेवलपमेंट हो जाएगा, साइंस ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, तो जो रिलीजन है और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ चलती हुई आ रही हैं उन पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने यानी कि 1800 जो 42 में जो उनका पोएम आया था लॉक्सले हॉल। ठीक है, इन दो बात को ध्यान में रखेंगे। तो स्टार्टिंग में उन्होंने साइंस को और मॉडर्निटी को सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में चल करके यानी 1886 में उनका जो वर्क था जिसका नाम था लॉक्सले हॉल 60 ईयर्स आफ्टर। ठीक है, 1886 में जो आया था। ठीक है, तो फिर उसमें चल करके इन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया। ही क्रिटिसाइज द साइंस एंड कॉमर्स बिकॉज इट वाज थ्रेट टू द रिलीजन एंड कॉमर्स। ठीक है, तो वो मानते थे कि जो रिलीजन है और रिलीजन पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा कब, जितना ज़्यादा साइंस और कॉमर्स का एडवांसमेंट होगा तब। ठीक है, तो लॉक्सले हॉल और लॉक्सले हॉल 60 ईयर्स आफ्टर, इन दोनों वर्क को ध्यान में रखेंगे। स्टार्टिंग में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सपोर्टेड द साइंस एंड मॉडर्निटी एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही क्रिटिसाइज्ड द एडवांसमेंट एंड द डेवलपमेंट विच वाज टेकिंग प्लेस इन बिटवीन साइंस एंड कॉमर्स अलॉन्ग विद द पब्लिकेशन ऑफ इन मेमोरियम। बिल्कुल इन मेमोरियम जो वर्क था उसके पब्लिशिंग के साथ ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिकम द पोएट लॉरिएट 1850। ठीक है, तो 1850 में जो विक्टोरिया यानी कि जो एज में जो पोएट लॉरिएट बने थे वह थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और इसी समय पर क्या हुआ था कि यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरिएट बना दिया गया। अब आगे देखते हैं, कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। ही वॉज अ साई पर्सन एंड डोंट लाइक पब्लिक इंगेजमेंट। ठीक है, तो वो साई पर्सन थे, पब्लिक में ज़्यादा रहना उचित नहीं समझते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। ही ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम ही रॉट अ फेमस एलिजी इन मेमोरियम। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने तो इन मेमोरियम लिखा था अपने फ्रेंड के डेथ के बाद, लेकिन जब उसी वर्क को क्वीन विक्टोरिया पढ़ती हैं तो उनको ये अपनापन सा महसूस होता है। यानी उनको भी लगता है कि जो सेम बात, जो जैसी घटना अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के साथ घटी है, कुछ सिमिलर घटना जो है विक्टोरिया के साथ भी घटी है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे उनकी भी डेथ हो जाती थी। और जितना ज़्यादा दुखी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे उससे कहीं ज़्यादा जो दुखी हैं वह रानी विक्टोरिया थी। और विक्टोरिया खुद भी कहती हैं कि मतलब कि इन मेमोरियम को पढ़ने के बाद उन्हें काफ़ी सुकून मिलता है। हिज क्रिटिक स्टेफोर्ड ब्रूक सेड अबाउट हिम, यानी उनके क्रिटिक थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर मोर देन 60 ईयर्स ही लिव्ड क्लोज टू द प्रेजेंट लाइफ ऑफ इंग्लैंड एज फॉर एज ही वॉज कैपेबल ऑफ कंप्रहेंडिंग एंड सिंपैथाइजिंग with its movement and he inwave what he felt concerning into it into his poetry। ठीक है, तो कह रहा है कि मैक्सिमम जो टाइम है 60 ईयर्स के लगभग कैरियर उन्होंने लिखते हुए यानी वर्किंग के फील्ड में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बिताया, और इसी वजह से उनको बहुत अच्छी समझ हो गई थी अपने एक पोएट्री लिखने को, और प्रेजेंट टाइम्स के सिचुएशन को समझते हुए पोएट्री लिखने की जो हैबिट थी वह उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी।
ठीक है। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का बहुत लंबा कैरियर रहा लिटरेचर के फील्ड में, क्योंकि वो बचपन से, यानी जब वो ग्रेजुएशन में थे तभी से ही वो पोएम लिखना शुरू कर दिए थे। लेकिन हम देखते हैं कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ कोर्ट के डेथ के बाद जब जो पोएट लॉरिएट था, जब बना दिया गया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, और दोनों कहीं ना कहीं नेचर को ही लेकर के अपना वर्क लिखा करते थे, तो हमें हमें क्या देखने को मिलता है? तो हम यही जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कि ही सॉ ओनली द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द नेचर, यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ है हमेशा वो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द नेचर को की ही बात करते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं वो दोनों एस्पेक्ट, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द नेचर एंड निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द नेचर के भी बात करते हैं, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो केवल और केवल ही टॉक्ड अबाउट ओनली द ब्यूटी ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है केवल ब्यूटी ऑफ नेचर की बात करते हैं, लेकिन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं वह जो है क्रुएलिटी ऑफ जो नेचर है उसकी भी बात करते हैं, कैसे नेचर फ्लड लाता है और अर्थक्वेक लाता है और भारी संख्या में लोगों की डेथ हो जाती है। तो इन सभी बातों को भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बताया। और एक पूरे स्लाइड पे मैंने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के वर्क लिख दिए हैं, जिसकी वजह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनको याद भी कर सकते हैं। बाकी पोएम्स बाय द टू ब्रदर्स, ये उनका वर्क है। और टिम्बकटू आप याद रखिए, ठीक है। जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपको याद रखना चाहिए। हो सके तो आपको इनके समरी और पोएम भी पढ़ लेना चाहिए। द लेडी ऑफ सैलॉट, इन मेमोरियम, इन मेमोरियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे ही, इन मेमोरियम और ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है। ये दोनों वर्क जो हैं इनसे क्वेश्चन आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और टिथोनस, ये ग्रीक माइथोलॉजी से प्रभावित होकर के लिखा था उन्होंने, मोर्टे डी ऑथर को भी, यूलिसिस को भी, ठीक है। और क्रॉसिंग द बार आप पढ़िए, ठीक है। और लोटस ईटर, ये वर्क है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट वर्क है, इतना तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और आगे आप याद कर सकते हैं तो और बहुत अच्छी बात होगी। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि विलियम यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं वो कई फेमस पोएम लिखते हैं, और पोएम्स में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल और काफ़ी इंटेलेक्चुअल और मोटिवेट करने वाली लाइंस जो होती हैं हमेशा वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के पोएम में देखने को मिलती हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने पोएम्स में लिखा। तो क्या कहते हैं वो? Made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, not to wield। ठीक है, कितना यहाँ पर इंस्पायरिंग लाइन है ये, है ना। यानी कि समय और वक्त और भाग्य ने हमें भले ही कमज़ोर किया है, लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं है। तलाश करने से, टू स्ट्राइव, टू सीक, यानी एडवेंचर करने से, तलाश करने से, कोई नया रास्ता ढूंढने से, एंड टू फाइंड नॉट टू इल्ड, और हमें इतनी आसानी से अपने जर्नी में, अपने लाइफ के जर्नी में गिव अप नहीं करना चाहिए, इल्ड अपने आप को नहीं करना चाहिए। तो ये वर्क था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, जिसका नाम था यूलिसिस। तो यूलिसिस में उन्होंने ये बात कही है। और आगे कहते हैं वो कि टिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि कोशिश करके छोड़ने से, कोशिश करके असफल होने से अच्छा नहीं है कि आप जो है बिना कोशिश किए हुए ही हार मान लें। ठीक है, थोड़ा सा मेटाफोरिकली उन्होंने कहा है, टिस बेटर टू लव एंड लॉस्ट, यानी कोशिश करिए, प्रेम करिए, उसके बाद धोखा मिले तो समझ में आता है, लेकिन अब प्रेम ही नहीं किए, धोखा मिले तो फिर कैसा वो प्रेम। तो ये बात है यहाँ पर, ठीक है। इन मेमोरियम की ये लाइन है फ्रेंड, ठीक है। और द ओल्ड ऑर्डर चेंज इल्डिंग प्लेस टू न्यू, गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि जो गॉड हैं वो भी अपने तरीक़ों को बदलने के लिए वो भी कई तरह के जो उपाय है वो अपने साथ में रखा करते हैं। गॉड भी अपने रास्ते में या फिर अपने कार्य को करने के डिफरेंट तरीके को अलग अलग ढंग से करते हैं। तो फिर ह्यूमंस को भी घबराना नहीं चाहिए बदलाव से, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये मोर्टे डी ऑथर में कही, यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा है। और हम लोग देखते हैं फ्रेंड और भी कुछ वर्क है, ठीक है। और भी कुछ एक दो और भी इम्पोर्टेंट लाइन है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है, कम माई फ्रेंड, टिस नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ड, यानी वो आह्वान करते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कि उठो मेरे दोस्त, अभी इतना लेट नहीं हुआ है
ठीक है, एक नई दुनिया की तलाश करने के लिए इतना देर भी नहीं हुई है। उठो और एक बार फिर से अपने पार को, अपने अपने अंदर छुपी हुई क्षमता को प्रयोग करो, ठीक है, और अपने जीवन में दोबारा से आगे बढ़ो। तो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड द इंस्पायरिंग लाइन विच आर सेड बाय द अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन हिज पोएम्स। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। और वास्तव में फ्रेंड, ये जो लाइन्स हैं ये तो हमारे जीवन पर भी उपलब्ध होती हैं। कैसे हम लोग अभी तक, यानी कि हम लोग एमए कर लिए, हम लोग बीएड कर लिए, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और आप जैसे आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सेम हालत हमारी भी ही है, ठीक है। तो हम जो इन लाइन के माध्यम से, इन लाइन को पढ़ने के बाद मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, और आप भी उम्मीद है कि हो रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपके दुख को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ फ्रेंड, ठीक है। और आप इसी प्रकार के पोएम्स को पढ़िए, इंस्पायर होते रहिए, इंस्पायर होते चलिए। जीवन में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी तय है, ठीक है। और एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, कंटेंट को लिखना पड़ता है, उसको अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो और कई किताबें पढ़नी पड़ती है, वीडियोस देखने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर आप इस महत्व को समझ रहे हैं तो प्लीज़ आप एक लाइक हमारे इस वीडियो को दें, ठीक है, जिससे कि हम अपने आप को एक सपोर्ट पा सकें, ठीक है। और इतना जो हमारा एफर्ट है वो कम से कम आपको पहुंचा सके, फ़ायदा पहुंचा सके, ठीक है, जिससे कि हमें पता चल सके। आप एक लाइक देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। और इसी प्रकार से जो जितने अच्छे कंटेंट हैं हम हमेशा अपने वीडियोस पर डालते रहते हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास तो बहुत से इंटरटेनिंग चैनल का सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है, लेकिन एक बार आप एजुकेशनल चैनल को भी सब्सक्राइब करके देखिए। आपको ये चैनल कभी निराश करने का वर्क नहीं लाएगा सामने, ठीक है। हालांकि लेंथ ऑफ वीडियोस देख करके आपको पता चल ही जाता होगा, ठीक है। इतना कंटेंट फ्रेंड लोग पेड क्लास में लाते हैं, ठीक है, और सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर सच अमेजिंग क्लासेस, ठीक है। और भी मैं अच्छे अच्छे क्लास ला पाऊँ। मुझे भी खुशी होती है जब आपके कमेंट्स होते हैं, देखते हैं। तो मैं पहला वीडियो डाला था, मुझे यकीन नहीं था कि इतने लोग मतलब उसे पसंद करेंगे, लेकिन उसी वीडियो ने मुझे इंस्पायर किया है इस वीडियो को भी, इस क्लास को भी लाने में। और पूरा मैं बता रहा हूँ कि मैं देखा हूँ यूट्यूब पर, ठीक है, इतना डिटेल्स में, ठीक है, कोई वीडियो नहीं पड़ा हुआ है। और अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कोई भी क्वेश्चन, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, या फिर कोई और एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस में हो, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग की। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग में हम लोग यही देखते हैं फ्रेंड्स कि हिज करियर वाज पैरेलल टू टेनिसन। तो साथ ही साथ जिस तरह से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का करियर चल रहा था, उसी के साथ ही साथ रॉबर्ट ब्राउनिंग भी अपने वर्क को लिख करके फ्लरिश हो रहे थे। लेकिन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को ज़्यादा पॉपुलरिटी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको मिल चुका था, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग भी इन्फ्लुएंस हुए थे क्लासिकल पोएट्स से और रोमांटिक एज के पोएट्स से। रोमांटिक एज का मतलब कि वही अपना जॉन कीट्स, पीबी शैली, लॉर्ड बायरन, राइट, तो उनसे। और कह रहा है कि हिज फर्स्ट मेजर वर्क पैराक्लीसस अपीयर्ड इन 1835 एंड दिस वाज अ फुल ऑफ क्लासिकल एल्यूजन एब्सक्योर इमेजरी, ठीक है। तो उनका जो वर्क था, ठीक है, पैराक्लीसस, तो उसमें उन्होंने क्लासिकल इमेजेस को दिखाया है, क्लासिकल एल्यूजन्स की बात करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग डिस्कवर्स हिज फेवरेट स्टाइल ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग जाने जाते हैं, ठीक है। यानी इनको ड्रामा लिखने का बहुत शौक था, और इसी ड्रामा लिखने के शौक में उन्होंने एक नए फॉर्म को इजाद किया जिसका नाम था ड्रामेटिक मोनोलॉग। और इनका वर्क था माई लास्ट डचेस, जो कि बहुत ही आगे चल करके फेमस हुआ था, जिसमें जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में लिखा गया है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें कि जो पब्लिक होती है वो इनएक्टिव होती है और एक ही कैरेक्टर मात्र बोलता है, और उसी बोलते हुए कैरेक्टर के माध्यम से आप उस पोएम के एवरी प्लॉट और अदर जो कैरेक्टर मौजूद होते हैं उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक, उन सभी के पर्सनालिटी को आप समझ पाएंगे। इस तरह से पोएम लिखी जाती है कि बोलने वाला केवल एक ही रहता है, लेकिन इस प्रकार से डायलॉग लिखे गए रहते हैं कि आप जो है उस पोएम में जितने भी कैरेक्टर्स का प्रयोग हुआ है उन सभी को आप समझ सकते हैं।
Dramatic monologues enable Browning to explore the construction of the self, and they are in the form of ironic gazes directed inwards. ठीक है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो हैं वो रॉबर्ट ब्राउनिंग को ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिलाए, और ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म से ही रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपने अच्छे अच्छे वर्क लिख सके. एंड्रिया डेल सार्टो इज अ मोनोलॉग बाय अ पॉइंटर हुज कैरियर इज गोइंग डाउन हिल. ठीक है, तो एक ये वर्क है एंड्रिया डेल सार्टो जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही लिखा था. तो इस पोएम में उन्होंने कहा है कि विक्टोरियन कंसर्न के बारे में उन्होंने दिखाया है, लाइक द लिमिट ऑफ ह्यूमन नॉलेज और एम्बिशन, फेट, डेस्टिनी, लवलीनेस, लवलेस रिलेशनशिप एंड फेथ. ठीक है, तो एंड्रिया डेल सार्टो में उन्होंने दिखाया कि जो विक्टोरियन एज में जितना ह्यूमंस का नॉलेज था, कितना जो लिमिटेड ह्यूमंस का नॉलेज था, जो उनकी एम्बिशन थी, जो फेट में कमी आ रही थी, डेस्टिनी के बारे में दिखाया, और जो लवलेस रिलेशनशिप ग्रोथ हो रहे थे, यानी कि जो मेटेरियलिस्टिक केवल रिलेशन, केवल प्रॉफिट के लिए जो रिलेशन ग्रो किए जा रहे थे, उसकी बात रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपने वर्क एंड्रिया डेल सार्टो में की है. और उनके वर्क हैं यहाँ पर मैं लिखा हूँ, उनका एक यहाँ पर खूबसूरत सा फिगर भी है, आप उनको देख करके पहचान सकते हैं. पाउलिन 1833 में आया था, स्ट्रेटफोर्ड 1837 में आया था, बेल्स एंड द पोमीग्रेनेट्स था, ही वाज मैरिड टू एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यानी कि ही वाज इलोप्ड विथ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. वो अभी विक्टोरियन एज के एक फेमिनिस्ट राइटर हैं. ठीक है, उनके भी वर्क को हम लोग पढ़ेंगे, और इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा विक्टोरियन एज के लिटरेचर को और अच्छे से समझाने और समझने में. ठीक है, तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वाज द वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग. He wrote Christmas Eve and Easter Day, Men and Women. He is also known for the dramatic monologue Andrea del Sarto, My Last Duchess and the Peripheria Lover. ठीक है, तो these are all the work that you have to remember. चलिए, इन्हीं की बात हम लोग कर रहे थे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, who was the wife of रॉबर्ट ब्राउनिंग. तो अनलाइक हर हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग, यानी अपने हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग से अलग, उन्होंने क्या देखा, सी सॉ द ऑब्सेशन विद द पास्ट एज अनहेल्दी एंड आर्ग्यूड दैट पोएट नीड्स टू रिप्रेजेंट द एज. वेरी गुड. उन्होंने कहा था कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हम लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग के केस में तो हम लोग यही देखते हैं ना कि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लासिकल पोएट और इंग्लिश रोमांटिक. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग तो क्लासिकल पोएट्स और इंग्लिश रोमांटिक से प्रभावित हुए थे, लेकिन उनकी वाइफ क्या कहती हैं, उनका ये मानना था कि पोएट को अपने ही एज को रिप्रेजेंट करना चाहिए. ठीक है, और वह जो है, अगर आप वो अनहेल्दी मानती हैं, अगर आप किसी दूसरे एज किससे प्रभावित होकर के अगर आप वर्क लिखते हैं तो द एंड आर्ग्यू दैट द पोएट्स नीड्स टू रिप्रेजेंट द एज. ठीक है, इनका अपना अपना अलग थॉट था. एंड शी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्ली रोमांटिक राइटर एंड स्पेशली बाय द बायरन. तो जो लॉर्ड बायरन थे, तो उनसे उनका प्रभाव दिखा था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के बारे के ऊपर. तो फ्रेंड, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं जो पास्ट की एज होती है वो थोड़ा बहुत प्रभाव तो डालती ही है पोएट्स और वहाँ के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के ऊपर. तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप रोमांटिक पीरियड को आप नहीं समझें, ठीक है, तो आप ज़रूर जाइए, एक वीडियो पड़ा हुआ है अपने चैनल पे, तो उसे भी देखिए और उसके बाद आप रिलेट कर पाएंगे और बेहतर तरीके से. हर फेमस वर्क अरोरा ली. ठीक है, ये उनका फेमस वर्क है, आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्क है. यही तो सिंगल वर्क है जो यानी कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से संबंधित एग्ज़ाम में पूछा जाता है. ठीक है, तो अरोरा ली को मैं यहाँ पर कर देता हूँ हाईलाइट. द मेन थीम ऑफ द एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वॉज सफरिंग, पुअरिटी, एक्सप्लॉयटेशन एंड करेज दैट मेक्स हर वर्क रिमार्केबल. तो ये जो थीम है ये उनके पोएम्स में रहा करती थी, जिसकी वजह से उनका पोएम जो है रिमार्केबल और आज भी पढ़ा जाता है. यानी कंटेम्प्रेरी में सोसाइटी में जो भी सफरिंग्स था और जो भी पुअरिटी था, जो भी एक्सप्लॉयटेशन था,
उसी की बात एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने अपने वर्क में किया है। और अपने जो पोएट हैं अगले, जिनका नाम है मैथ्यू आर्नोल्ड, जिनका टाइम पीरियड रहा 1822 से लेकर के 1888 तक। तो उसमें हम लोग यही देखते हैं फ्रेंड्स कि उन्होंने अपना जो करियर था वो तो पहले ही उन्होंने पोएट के ही वास्ते शुरू किया था, और अपने करियर के जो एंड था वो अभी उन्होंने पोएट के ही थ्रू किया था, ठीक है। लेकिन आगे चल कर के इन्होंने अपने हाथ को कई चीज़ों में आजमाया भी था, जिसमें एक था कि ही टर्न टू प्रोज एंड क्रिटिक इन लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी वो आगे चल करके प्रोज राइटर भी बने थे और फिर वो क्रिटिकल एनालिसिस भी वर्क का किया करते थे। और his poem was deeply philosophical and reflective. His famous Dover Beach is a fragmenting vision of humanity and culture, ठीक है। तो उनका वर्क है डोवर बीच, ठीक है, जिसमें इज अ फ्राइटनिंग विजन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड कल्चर। तो ह्यूमैनिटी और कल्चर का कैसे डिटोरियोरेशन हो रहा है साइंस की ग्रोथ होने के बाद, तो इस चीज़ को डोवर बीच पोएम में मैथ्यू आर्नोल्ड ने शो किया है। इन द पोएम स्कॉलर जिप्सी, और स्कॉलर जिप्सी जो पोएम थी उसमें उन्होंने क्या किया है कि ही कैप्चर्स द टेंशन बिटवीन द मॉडर्निटी एंड रैपिडली डिसअपेयरिंग एग्रीगेरियन आइडियल्स। मॉडर्निटी जब फैल रही थी तो साइंस का जो ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा था, नए नए इक्विपमेंट्स का, और फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश हो रही थी, तो एग्रेरियन सोसाइटी थी, जो जो पीपल जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे उनकी संख्या घट रही थी। तो उसको लेकर के स्कॉलर जिप्सी वर्क को मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। और 1869 में उन्होंने एक वर्क लिखा था इन कल्चर एंड एनार्की, ठीक है, और जिसमें ही सॉ द लिटरेचर स्पेशली द क्लासिकल एंड व्हाट ही वुड नाउ कॉल इलाइट लिटरेचर एज द बेसिस फॉर द साउंड एंड हेल्दी सिविलाइजेशन। तो कल्चर एंड एनार्की में वो जो हैं हाईली इन्फ्लुएंस्ड होकर के बताते हैं कि कैसे जो क्लासिकल वर्क थे, यानी कि जो होमर का इलियाड और दांते के समय के जो वर्क थे, वह जो है बहुत ही अच्छा हेल्दी सिविलाइजेशन के एग्जाम्पल थे, ठीक है। और क्लासिकल वर्क को मैथ्यू आर्नोल्ड ने इलाइट लिटरेचर कहा है। इलाइट लिटरेचर, ठीक है, इलाइट मतलब होता है काफ़ी उच्च वर्ग का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देंगे, यानी मैथ्यू आर्नोल्ड बहुत ही पीछे जाते हैं, यानी बहुत ही पीछे जाते हैं अपने आप को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जैसे कि होमर और उसके बाद दांते के वर्क को से वो प्रभावित होते हैं। हिज रिफ्लेक्शन ऑफ द फिलिस्टाइंस, दोज हु आर ओनली इंटरेस्टेड इन द wealth and who equated wealth and culture in Arnold contemptuous opinions and barbarians. In his work was a humanist attempt to highlight the absolute necessity of the good literature as the only weapon against the anarchy, ठीक है। तो कहते हैं कि हिज रिफ्लेक्शन ऑफ द फिलिस्टाइंस वो किसको बोलते हैं, दो तीन टर्म उन्होंने अपने वर्क में कॉइन किया था, तो वही कहते हैं यहाँ पर कि दोज हु वर ओनली इंटरेस्टेड इन द वेल्थ एंड हु इक्वेटेड वेल्थ विद कल्चर इन आर्नोल्ड कॉन्टेम्प्टुअस ओपिनियंस, यानी कि फिलिस्टाइंस उनको बोलते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड जो केवल वेल्थ को इम्पोर्टेंट समझते हैं, ठीक है, और जिन्होंने वेल्थ और कल्चर को एक ही पहलू पर रख दिया है, ठीक है। और आर्नोल्ड के ओपिनियन में यह एक विवादित ओपिनियन था, ठीक है। एंड बारबेरियंस वो किसको कहते हैं, बारबेरियंस कहते हैं इन हिज वर्क वाज अ ह्यूमनिस्ट अटेम्प्ट टू हाईलाइट द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ गुड लिटरेचर एज द ओनली वेपन अगेंस्ट द एनार्की, यानी जो एनार्की है, ठीक है, तो उसके खिलाफ, उसको हटाने के लिए अगर कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है तो वह है केवल और केवल गुड लिटरेचर, ठीक है। और बारबेरियंस का मतलब ये है कि वे लोग जो लिटरेचर के महत्व को नहीं समझते हैं। और he also proposed that the provincialism and regionalism were equally barbaric and that Britain needed to return to the European tradition as the whole। यानी उनका मानना था कि जो उन्होंने एक नया थ्योरी प्रपोज किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रोविंशियलिज्म जो है और रीजनलिज्म है, ठीक है, वो इक्वली बारबरिक, ये दोनों ही इक्वली बारबरिक हैं, यानी दोनों ही निगेटिव एस्पेक्ट को दिखाते हैं, ठीक है। और ब्रिटेन को इन्हें छोड़ करके, ठीक है, और अपने यूरोपियन ट्रेडिशन पर वापस लौटना चाहिए। मैथ्यू आर्नोल्ड के कुछ वर्क यहाँ पर लिखा हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीन यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, राइट।
और उसके बाद यहाँ पर है कि मैं पढ़ा भी देता हूँ कि एसेज इन क्रिटिसिज्म जो था 1888 में आया था, ये वर्क यूजीसी नेट में पूछा गया था, ये कब पब्लिश हुआ तो याद रखेंगे आप 1888। द स्टडी ऑफ पोइट्री जो है 1880 में आया था। थायरेसिस उनका वर्क था। थायरेसिस एक एलिजी है, एक इट इज एन एलिजी। और ऑर्थर ह्यू क्लॉ जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के फ्रेंड थे, तो उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके डेथ पर ही मैथ्यू आर्नोल्ड ने थायरेसिस नाम से एलिजी लिखी थी। कल्चर एंड एनार्की वर्क है, ठीक है, अभी बता ही दिया। और मैं ये भी बताया हूँ आपसे कि मैथ्यू आर्नोल्ड जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे पुराने समय के लोगों से, तो उन्हीं से यानी कि फिरदौसी, आपने एक वर्क सुना होगा शाहनामा, शाहनामा, तो शाहनामा को पढ़ करके मैथ्यू आर्नोल्ड ने वर्क लिखा था सोहराब एंड रुस्तम। और सोहराब एंड रुस्तम वर्क लिखा, और शाहनामा के जो लेखक थे उनका नाम था फिरदौसी, फिरदौसी, ठीक है फ्रेंड। तो उसके बाद स्कॉलर जिप्सी और रग्बी चैपल, ठीक है, रग्बी चैपल भी अपने फादर के डेथ पर उन्होंने ये लिखा था वर्क, रग्बी चैपल। डोवर बीच शेक्सपियर, ठीक है, केवल शेक्सपियर नाम से जो पोएम अगर पूछा जाएगा किसने लिखा है, ठीक है, तो फिर मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। और मेमोरियल वर्सेस और टू मार्गोराइट, ये सभी जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं ये मैथ्यू आर्नोल्ड के हैं, और आपको इसमें से इनको भी याद रखने चाहिए। अपना अगला वर्क है कल्चर एंड अनार्की, तो इसको पढ़ते हैं फ्रेंड। आर्नोल्ड मेजर वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कल्चर एंड एनार्की जो है आर्नोल्ड का मेजर वर्क है, ठीक है। और according to him, culture is the study of perfection, while the anarchy fails to have the standard and the sense of direction. Arnold classifies English society into the barbarians, Philistines and populace, ठीक है। तो कल्चर के माध्यम से और कल्चर के डिवीज़न के अकॉर्डिंग ही मैथ्यू आर्नोल्ड ने इंग्लैंड की जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी उसको तीन तरह के लोगों से भरा हुआ बताया। एक में थे बारबेरियंस, दूसरे में फिलिस्टाइंस और तीसरे में पापुलेस। और पढ़ते हैं फ्रेंड। इस पैसेज को पढ़िए थोड़ा सा, मैं अभी पानी पी लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। Barbarians have the high spirit, serenity, distinguished manners. They are replete with the energy and the morality. They lack the sufficient sweetness and light. The populace are still raw and blind. He finds a key to culture and Philistines. The strength is nation's strength. Their crudeness is the national crudeness. It is necessary टू एजुकेट एंड ह्यूमनाइज द फिलिस्टाइंस, यानी जो भी लोग थे जो कल्चर को तवज्जो नहीं दिया करते थे उनके बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड लिखते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से सोसाइटी को यदि ग्रोथ कराना है तो उन लोगों को हमें एजुकेट करना ही चाहिए, ठीक है। और तभी जा कर के हमारे सोसाइटी में बदलाव देखने को मिलेगा। दे आर रिप्लीट विथ एनर्जी एंड मोरालिटी, उन्हें भी मतलब कि एनर्जी और मोरालिटी से भरना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दे लैक सफिशिएंट स्वीटनेस एंड लाइट, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट स्वीटनेस और सफिशिएंट अमाउंट में जो नॉलेज है वो उनके पास नहीं है। पॉपुलेस जो हैं वो भी आज भी वो दे आर ब्लाइंड, कह रहा है पॉपुलेस आर स्टिल रॉ एंड ब्लाइंड। तो आज का जो पॉपुलेस है वह अभी रॉ है, ब्लाइंड है, यानी उसको उसको समझ नहीं है कल्चर को लेकर के, और उसको समझ नहीं है लिटरेचर को लेकर के कि किस तरह से सोसाइटी बिना कल्चर के और बिना लिटरेचर के एग्जिस्ट करती है। तो इन्हीं लोगों को सुधारने की बात जो है कल्चर एंड एनार्की में मैथ्यू आर्नोल्ड ने की है। ये वर्ड याद रखेंगे, फेलस्टाइन और बारबेनिज्म, पापुलेस, ये जो की वर्ड है ये कल्चर एंड एनार्की की जब हम बात किया करेंगे तो। अब जो अपना वर्क है अगला उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर
कि मैथ्यू अर्नोल्ड जो हैं एक फेमस उनका एक क्रिटिसिज्म था जिसमें उन्होंने टच स्टोन मेथड को बताया था। तो क्या कहते हैं टच स्टोन मेथड में, इसको अब हम लोग समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। इन द एसेज इन क्रिटिसिज्म एंड स्टडी ऑफ पोएट्री, Arnold argued that certain poets provided the standards by which all the subsequent literature could be judged. Among these, he numbered Shakespeare, Milton and Wordsworth. तो अर्नोल्ड कहते हैं कि अगर हमको कोई वर्क को जज करना होगा तो हमें जो अपने एंशियंट राइटर हैं, जो क्लासिकल राइटर हैं, तो उनके वर्क से कंपेयर करके ही हमें किसी नए राइटर के वर्क को जज करना होता है। उन्होंने वर्क ऑफ शेक्सपियर, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ को टच स्टोन माना है। टच स्टोन एक ऐसा स्टोन होता है जो जिससे कि हम जो है सोने की पहचान कर पाते हैं। तो अगर आप यदि कोई दूसरा वर्क है, कोई राइटर ने लिखा है, तो उसको वो वर्क कितना अच्छा है इस बात का पता हमें लगाना चाहिए कंपेयर करके। और हम कंपेयर किस से करेंगे, तो विलियम शेक्सपियर के वर्क से, जॉन मिल्टन के वर्क से और वर्ड्सवर्थ के वर्क से। ठीक है, शेक्सपियर और मिल्टन और वर्ड्सवर्थ के बारे में भी मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। फ्रेंड्स आप इसको पढ़िए, ये काफ़ी जो है शेक्सपियर का जो टर्म लिखा हूँ ये काफ़ी अच्छा है, एक बार आप रीड कर लीजिए। ठीक है, तो शेक्सपियर, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ लिए होंगे और चलिए इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि वन नीडेड टू लुक टू द पेरिकल्स, ग्रीस एंड एलिजाबेथन इंग्लैंड टू अंडरस्टैंड व्हाट द ट्रू कल्चर इज। ठीक है, यानी वो कहते हैं कि जो शेक्सपियर का वर्क था इसका नाम था पेरिकल्स, ठीक है, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर ने ग्रीस के कल्चर को दिखाने का प्रयास किया था। और उसके बाद उन्होंने यानी कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो विलियम शेक्सपियर की थी तो वो तो एलिजाबेथन इंग्लैंड ही था। तो एलिजाबेथन इंग्लैंड में के कल्चर को यानी मैथ्यू अर्नोल्ड जो है वो सुप्रीम मानते हैं। वो मानते हैं कि जो एलिजाबेथ का कल्चर था वो एक ट्रू कल्चर था। तो वही कहते हैं कि ट्रू कल्चर से हम कंपेयर करेंगे और विलियम शेक्सपियर के वर्क को कल्चर करेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा जो कल्चर रहा, सबसे अच्छा जो टाइम रहा वह एलिजाबेथन एरा ही रहा। आगे मिल्टन के बारे में वो कहते हैं कि श्योर एंड फ्लॉलेस। मिल्टन के बारे में कहते हैं कि श्योर और फ्लॉलेस, फ्लॉलेस का मतलब होता है जो कोई गलती ना करता हो, फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ द रिदम एंड डिक्शन। ठीक है, तो अगर पोएट्री जज करना है तो आपको फिर मिल्टन के वर्क से कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मिल्टन के वर्क श्योर और फ्लॉलेस हुआ करते हैं। और अगर वर्ड्सवर्थ के बारे में वो क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर विथ ही सो अस दिस जॉय। ठीक है, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ इमेजिनेशन था। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के पास में, जिसके माध्यम से ही वे हमें अपने पोयम को लिख करके प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पावर, इमेजिनेशन पावर को हम यदि कंपेयर करना चाहते हैं तो उसे हमें लेना होगा वर्ड्सवर्थ से। ठीक है, यानी उसका कंपेयर हमें करना होगा विलियम वर्ड्सवर्थ से। और पढ़ते हैं फिर अपने आगे अगला जो पोएम है, जीएम हॉपकिंस की बात करते हैं। फ्रेंड, जीएम हॉपकिंस के बारे में कहा जाता है कि इसमें ज़्यादा कुछ फैक्ट तो नहीं है, लेकिन 2 ही 3 फैक्ट है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि ही वॉज अ मोस्ट इनोवेटिव ऑफ विक्टोरियन पोएट्स। ठीक है, तो विक्टोरियन जो टाइम था, अगर उसमें से हम केवल पोएट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव जो पोएट थे वह थे जीएम हॉपकिंस। वो इतना क्रिएटिव थे कि उन्होंने एक नए फॉर्म में पोएट्री लिखने को का रूप दिया था, जिसको हम लोग स्प्रंग रिदम बोलते हैं। क्या होता है स्प्रंग रिदम? तो स्प्रंग रिदम इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री वेयर देयर आर वेरिएबल
नंबर ऑफ सिलेबल्स, यानी कई प्रकार के वहाँ पर सिलेबल्स होते हैं। ऑफन 1 to 4 सिलेबल्स पर फुट, ठीक है, यानी एक फुट में एक से लेकर के 4 सिलेबल हमें देखने को मिलते हैं। एंड वेयर द स्ट्रेस ऑलवेज फॉल्स ऑन द फर्स्ट सिलेबल्स, और जो स्ट्रेस होता है वो फर्स्ट सिलेबल्स पर ही आकर के रुकता है उस पूरे फुट में, ठीक है। तो यही होता है स्प्रंग रिदम, एक नया फॉर्म ऑफ पोएट्री है जिसको जीएम हॉपकिंस ने दिया था। फ्रेंड एक बात, अब यहाँ पर एक बात आपको समझा देता हूँ कि देखिए, जो विक्टोरियन पीरियड था वह मुख्य रूप से जाना गया, जो विक्टोरियन मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि जो विक्टोरियन एज था, ठीक है, विक्टोरियन एज पॉपुलर था मुख्य रूप से, तो किस लिए, तो पोयम को नहीं लिखने के लिए, नॉवेल्स को लिखने के लिए। रोमांटिक एज तो खूब पोयम लिखा गया था, लेकिन इस एज में जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे नॉवेल्स ज़्यादा पॉपुलर होती चली गई। तो जब नॉवेल्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे विक्टोरियन टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे नॉवेल्स की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली गई, और पोएम्स की जो पॉपुलैरिटी है, यानी जो जो वे ऑफ राइटिंग पोएम्स है और जो पोएम्स की जो डिमांड है, ठीक है, वो क्या हो गई, तो घटती चली गई, ठीक है, वो क्या हो गया, तो घटता चला गया। तो इसीलिए जब जब हम विक्टोरियन टाइम की बात करते हैं तो उस वक्त मोस्ट पॉपुलर जेनरा ऑफ लिटरेचर जो था वो नॉवेल ही था, ठीक है। तो अभी तक जितने हम लोगों ने बात किया, यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जब हम बात किए, उसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बाद हम बात किए यानी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात की है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की बात की है, उसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड की बात की है, ठीक है, जीएम हॉपकिंस की भी हम बात की है। तो ये जो 5 लोग हैं, ठीक है, दीज आर नोन ओनली फॉर दी पोएम, तो ये सभी पोएट्स थे। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोज राइटर में कौन कौन से लोग फेमस हुए, कौन कौन से राइटर्स फेमस हुए। तो चलिए अब बात करते हैं जॉन रस्किन के बारे में, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड था 1819 से लेकर के 1900 तक, ठीक है। तो हिज सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग वाज जियोलॉजी एंड आर्ट, तो जॉन जॉन रस्किन का जो सब्जेक्ट था वह था फ्रेंड क्या, तो जियोलॉजी जियोलॉजी और आर्ट था, ठीक है। जियोलॉजी इन द सेंस कि अर्थ से रिलेटेड जो, और बायोलॉजी के यानी कि फिजिकल और बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस से जो संबंधित वर्क होते हैं उन्हीं को हम लोग जियोलॉजी, और अर्थ से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उनको भी हम लोग जियोलॉजी के ही कैटेगरी में रखते हैं। तो उनका जो मेन सब्जेक्ट था वो जियोलॉजी था, और आर्ट पर वो लिखते थे। और ही रोट एंड थियोराइज्ड अबाउट द वेरियस फॉर्म ऑफ द रियलिज्म एंड सिम्बोलिज्म विथ मॉडर्न पेंटर्स, तो मॉडर्न पेंटर्स जो इनका वर्क था, ठीक है, तो उसी के साथ में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और फिर उसी में ही उन्होंने रियलिज्म और सिम्बोलिज्म की बात करते हैं। रस्किन was influenced both by the classical and romantic ideas of the art, seeing beauty in the living things and in the unity in rather than diversity of the things। तो रस्किन जो हैं वो क्लासिकल राइटर से और रोमांटिक राइटर से प्रभावित हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने ब्यूटी को एक सिंगल एंटिटी में देखने का प्रयास किया, ठीक है, न कि डाइवर्सिटी में, ठीक है। तो केवल वो यूनिटी के ही कॉन्सेप्ट को वो महत्व दिया करते थे। और ही रिजेक्टेड द हैवीली सब्जेक्टिव फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ द रोमांटिक्स व्हाट ही फेमसली कॉल द पैथेटिक फेलोशी। तो याद रखिए, पैथेटिक फेलोशी एक जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का फ्रेंड्स फिगर ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। तो आज आपको जानने को मिला होगा कि पैथेटिक फेलोसी जो वर्ड है उसको यही रस्किन ने ही कॉइन किया था, जो कि एक प्रोज राइटर थे विक्टोरियन टाइम में, ठीक है। और कुछ और इसमें से 2 चीज़ समझते हैं, क्या समझते हैं, तो देखिए, ही रिजेक्टेड द हैवली सब्जेक्टिव फर्स्ट पर्सन अकाउंट, मतलब सब्जेक्टिव पोएट्री का मतलब ये होता है कि एक ऐसी पोएट्री जिसमें हम केवल और केवल अपने पर्सनल ओपिनियंस की ही बात करते हैं, उसी को सब्जेक्टिव पोएट्री कहा जाता है। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, केवल अपना पर्सनल फीलिंग को लिखते हैं, हाईली सब्जेक्टिव पोएट्री लिखते हैं। तो उनसे ये सहमत नहीं थे, और आगे चल करके इन्होंने पैथेटिक फेलोसी नामक शब्द भी दिया, जिसका मतलब होता है कि जब हम नेचर के रहने वाली चीज़ों में भी, यानी नेचर में एग्जिस्ट नेचुरल चीज़ों को भी हम ह्यूमंस मान लेते हैं, और फिर ह्यूमंस मान करके हम हमें
अपने ही गुण से उनकी भी तुलना कराने लगते हैं। जैसे अर्थ फेल द पेन्स, तो क्या अर्थ को दुख हो सकता है क्या? लेकिन दुख तो केवल ह्यूमन को होता है, पेन तो ह्यूमंस को होता है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अर्थ को भी पेन लेते हुए हमने बता दिया। तो इस ये सभी होता है पैथेटिक फेलेसी। उनका वर्क था द स्टोन्स ऑफ वेनिस, द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर और ऑन टू हिज लॉस्ट, ठीक है, जो कि 1862 में आया था। ये सभी क्या थे? एन एन एक्सरसाइज इन सोशल इकोनॉमी वाज फर्स्ट पब्लिश एज एसे इन कॉर्नहिल मैगजीन। तो कॉर्नहिल एक मैगजीन था जिसमें उनका ऐसे था ऑन टू हिज लॉस्ट, वह पब्लिश हुआ था। बट वायलेंट पब्लिक प्रोटेस्ट हाल्टेड पब्लिकेशन, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ था इसी वर्क के अगेंस्ट में, और इसी कारण से फ्रेंड ये वर्क को पब्लिश होने से रोक दिया गया, ठीक है। हाल्टेड का मतलब होता है रोक देना। रस्किन एम्स वाज टू प्रोवाइड अ ह्यूमनिस्टिक अकाउंट ऑफ इकोनॉमी। तो रस्किन का जो एम था वह था कि सभी को समान जो वेल्थ है वो मिल सके, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक्स की वो बात करते हैं, यानी ह्यूमंस का वेलफेयर ही हर चीज़ का मकसद होना चाहिए। ही रिजेक्टेड द मैकेनिस्टिक अकाउंट ऑफ इकोनॉमी दैट reduced द वर्कर्स टू द नंबर एंड मशीन्स। रस्किन आर्ग्यूड दैट देयर वाज एन अर्जेंट नीड टू कर्टेल कंपटीशन, ठीक है। तो रस्किन का ये मानना था कि जो साइंस में जो एडवांसमेंट हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो नए नए जो मशीन का डेवलपमेंट और इनोवेशन हो रहा है वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब हम मशीन का यूज करेंगे तो जहाँ पर पहले दो लोग काम करते थे, मशीन जो है उन दो लोग के काम को एक ही मशीन कर देती है, तो एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है मशीन के एग्जिस्टेंस के वजह से। तो और जो है रस्किन, जॉन रस्किन इसको अच्छा नहीं मानते थे, इसको वह ह्यूमनिस्टिक अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो उनका अपना ओपिनियन था, ये चीज़ उसके खिलाफ थी, ठीक है। और इसलिए वो कहते थे कि देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कर्टेल कंपटीशन, यानी ये जो कंपटीशन बढ़ रहा है, जो बार बार मशीनों का हर जगह जो यूज़ किया जा रहा है, उसे कर्टेल किया जाना चाहिए, यानी उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, उसे कम किया जाना चाहिए। और आप अगर सोच पा रहे हैं तो यही चीज़ कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर्स थे महात्मा गांधी में भी दिखता है। वो भी मशीनों के खिलाफ थे, वो भी कहते थे कि जितना ज़्यादा मशीन आएंगे तो उतना ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। तो इसलिए वो कुटीर उद्योग की बात करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे उद्योग की वो बात करते हैं। और महात्मा गांधी प्रभावित थे किससे? तो जॉन रस्किन के ही ओपिनियंस थे, ठीक है। एम्प्लॉयर्स एंड फैक्ट्री ऑनर कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स और फैक्ट्री जो ऑनर्स हैं मस्ट बी जनरस, इन्हें जनरस होना चाहिए इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वर्कर्स इफ़ दे विश टू सिक्योर द अफेक्शन ऑफ द लेटर। कह रहा है कि जो फैक्ट्री ऑनर हैं, ठीक है, और तो फैक्ट्री ऑनर्स को एम्प्लॉयर्स के प्रति, वर्कर्स के प्रति थोड़ा सा जनरस होना चाहिए, उदार होना चाहिए, जिसके कारण ही उन लोगों को अफेक्शन मिल सकता है, ठीक है। यानी लेबर्स का जो अफेक्शन है, जो प्रेम है, वह मिल सकता है केवल और केवल इन फैक्ट्री ओनर को जनरस होने के बाद ही। यानी जो वर्कर्स हैं वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही हैं, और फैक्ट्री जो ओनर्स है वो भी ह्यूमन बीइंग्स है, लेकिन फैक्ट्री ओनर जो है केवल मनी के लिए वर्कर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया करते थे उस समय। तो उसी को लेकर के जॉन रस्किन ने ये बात कही थी। रस्किन्स राइटिंग इन्फ्लुएंस द फिगर्स लाइक महात्मा गांधी, ठीक है। तो रस्किन्स की ही राइटिंग से प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी, और इसी को लेकर के उन्होंने फिर यानी कि वो कुटीर उद्योग की बात करते हैं, वो एमएसएमई की बात करते हैं, और उसी को छोटे उद्योग को बढ़ाने की ही बात महात्मा गांधी किया करते थे। महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टील पावर प्लांट विच वाज द ड्रीम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बड़े बड़े उद्योगों को बात करते थे, लेकिन महात्मा गांधी जो हैं वो छोटे छोटे उद्योग और सबको उद्योग लगाने की बात किया करते थे, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट प्रोज राइटर हैं वाल्टर पीटर। तो वाल्टर पीटर के बारे में क्या कहा गया है कि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेनेसा एंड टेक इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग, यानी कि वो रेनेसा के टाइम पर जो भी राइटर्स थे उनसे वो इन्फ्लुएंस हुए, और उसके बाद अपने सोर्स ऑफ राइटिंग को रेनेसा के टाइम के राइटर्स को ही जरिया बनाया। ही सॉ एज द किंग ऑफ इमेजिनेटिव रीजन, ठीक है। तो उनको किंग ऑफ इमेजिनेटिव रीजन्स कहा जाता है वाल्टर पीटर को। ही एम्फेसाइजेस ऑन द सेंसुअस एलिमेंट्स इन आर्ट एंड पीटर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू द एस्थेटिक्स, ठीक है।
तो एस्थेटिक्स के फील्ड में जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा वो वाल्टर पीटर का ही रहा, ठीक है। उन्होंने सेंसुअस एलिमेंट्स पर ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। दरअसल क्या है एस्थेटिक्स, क्या है फ्रेंड, ठीक है। एस्थेटिक का मतलब ये होता है कि नेचर की जो ब्यूटी होती है, ठीक है, वह आपको आपको प्लेजर पहुंचाती है, कोई सीख नहीं देती है, ठीक है। ये एस्थेटिक मूवमेंट वालों का यही मानना था, ठीक है। ठीक है कि बस आप उसको जॉय करिए, उससे सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बात थी। इट आर्ट वॉज समथिंग दैट यूनिफाइड मैटर एंड माइंड एज वेल एज द सेंसेशन एंड इंटेलेक्ट, ठीक है। वो कहते हैं कि आर्ट जो है, ठीक है, ये यूनिफाई करता है माइंड के साथ में, ठीक है। जिस तरह से सेंसेशन और इंटेलेक्ट आपस में यूनिफाई करते हैं। एस्थेटिज्म और डिकेडेंस के बारे में वो क्या कहते हैं, तो इसको भी देखते हैं। वही एस्थेटिज्म जो मूवमेंट जो है हम इसकी बात कर रहे थे, जिसमें वाल्टर पीटर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो कह रहा है कि एस्थेटिज्म और डिकेडेंस की जब हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि दिस वाज द मूवमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी का मतलब होता है क्या कि 1801 से लेकर के 1900 तक, ठीक है, यही टाइम पीरियड था क्वीन विक्टोरिया का। इसीलिए विक्टोरियन एरा में कुछ फेमस मूवमेंट भी हुए हैं। सभी मूवमेंट्स को, सभी छोटे छोटे जो जेनर ऑफ नॉवेल्स भी बीच बीच में उभर कर आ रहे थे फ्रेंड, हम उनको भी डिस्कस करेंगे अपने इसी स्लाइड में, अपने इसी लेक्चर में। तो देखें यहाँ पर कह रहा है कि ये जो एस्थेटिक और डिकेडेंस मूवमेंट था वो 19th सेंचुरी में उभरा इंग्लैंड और फ्रांस में। और आगे भी कह रहा है कि इट वाज पॉपुलर विद द स्लोगन आर्ट फॉर आर्ट सेक, ठीक है। आर्ट फॉर आर्ट सेक, इस टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और सपोर्टर वर विक्टर कॉजिन, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। आर्ट फॉर आर्ट सेक जो वर्ड था, जो फ्रेज है, वो डायरेक्टली संबंधित है किससे, तो एस्थेटिज्म और डिकेडेंस से, जिसके सपोर्टर थे विक्टर कॉजिन, ऑस्कर वाइल्ड, वाल्टर पीटर एंड डीजी रसोटी, ठीक है। ये लोग जो है इसके सपोर्टर थे। दे बिलीव दैट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आर्ट वाज एस्थेटिक्स। वो कहते थे कि जो आर्ट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो सीख नहीं है, वो केवल एस्थेटिक है, वो केवल सेंसुअस है एंड सेंसुअल, नॉट इंटेलेक्चुअल एंड मोरल, ठीक है। आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो कहते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ जो आर्ट है वो केवल एस्थेटिक है, ठीक, केवल आपको प्लेजर पहुंचाने के लिए है, ठीक है। वो आपको बुद्धि में विकास और इंटेलेक्चुअल बनाने उसका मकसद नहीं है। ये बात है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे हैं कि इट एम्स टू प्लीज द सेंसेस, ये केवल हमारे इंद्रियों को प्रेज करता है, ठीक है, रादर देन कन्वे एन एग्रीमेंट, और कोई मैसेज हमारे दिमाग में नहीं भेजता है, ठीक है। हमको कोई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो आर्ट है वो हमें नहीं पहुंचाता है, वो हमारे केवल सेंसेस को प्लेजर पहुंचाता है। इट इनकरेज द एक्सेसिव यूज ऑफ सिम्बल्स एंड इमेजरी। तो जब अब तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने क्या मान लिया है कि एस्थेटिक मान लिया है। एस्थेटिक मानने का मतलब ये है कि केवल हमको प्लेजर ही मिलता है आर्ट से। और यही कारण था कि ये जो राइटर्स थे उन्होंने अपने पोएट्री में, अपने वर्क में, अपने प्रोज में बहुत ही ज़्यादा सिम्बल्स का यूज करते हैं, इमेजरी का यूज करते हैं, ठीक है। और विच दे आर्ग्यूड कंट्रीब्यूटेड टू द प्लेजर, और उन्होंने आर्ग्यू किया कि केवल और केवल सिम्बल्स का ज़्यादा हम यूज करेंगे, इमेजरी के ज़्यादा हम यूज करेंगे, तो ही ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो प्लेजर फील कर पाएंगे, ठीक है। और ब्यूटी वाज टू बी प्राइमरी, और जो सुंदरता है, ठीक है, वही प्राइमरी है। मोरलिटी प्राइमरी ये चीज़ नहीं होती है किसी भी आर्ट की। ये यहाँ पर वो टोटल कंक्लूजन है अकॉर्डिंग टू द एस्थेटिज्म एंड डिकेडेंस मूवमेंट। डिकेडेंस में क्या था, तो अब जो लोग एस्थेटिज्म के खिलाफ थे उन्होंने वर्ड दिया था डिकेडेंस, ठीक है। तो डिकेडेंस क्या था, डिकेडेंस वाज अ प्रिजोरेटिव टर्म यूज्ड बाय क्रिटिक्स टू डिस्पैरेज द एस्थेटिज्म। यानी जो लोग एस्थेटिज्म में विश्वास रखते थे उनको काउंटर करने के लिए जो अलग किस्म के जो लोग थे वह उन्हीं लोगों को डिकेडेंस कहे। यानी लोगों ने ऑस्कर वाइल्ड, वाल्टर पीटर, विक्टर कॉजिन, डीजी रसोटी को डिकेडेंस कहा है क्योंकि ये सपोर्ट करते थे एस्थेटिज्म का। इस तरह समझिए। द सिम्बोलिस्ट एंड द प्री-राफाएलाइट्स, ठीक है। और एस्थेटिज्म ऑफ द फ्रांस, द सिम्बोलिस्ट एंड द प्री-राफाएलाइट्स भी लोगों ने कहा। और विलियम मैकपिस्ट हैकरे के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये भी जो है अपना एक प्रोज राइटर थे। तो ही वॉज बॉर्न इन कोलकाता, वो इनका जन्म कोलकाता में हुआ था क्योंकि इनके पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऑफिसर थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी याद है ना फ्रेंड, ठीक है, वही जो अपने यहाँ 1600 के आसपास जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसने खूब राज किया था 1600 से लेकर के, और क्या मैं तो यही कहूँगा कि 1947 तक, ठीक है। He was the first major experiment with form during the Victorian age, यानी कि मेजर एक्सपेरिमेंटल जो पोएट में से एक थे विलियम मैकपीस थैकरे। ही ट्राइड हिज हैंड एट द न्यू गेट नॉवेल्स, तो उन्होंने एक अलग किस्म की जो नॉवेल है जिसका नाम है न्यू गेट नॉवेल्स होती हैं, उनको लिखने का प्रयास किया, ठीक है। और नॉवेल्स ऑफ इंग्लिश सोशल हायरार्की, तो इंग्लिश सोशल हायरार्की के ऊपर इन्होंने न्यू गेट नॉवेल्स लिखना शुरू किया था। इन वैनिटी फेयर भी उनका वर्क है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस वर्क है वैनिटी फेयर, जो कि है विलियम थैकरे का। ही पोर्ट्रेड इंग्लिश सोसाइटी एज अ क्रैश, गॉडलेस एंड इमोरल एंड गिवन टू द मटेरियल प्लीजर। तो वैनिटी फेयर में वो कहते हैं कि इंग्लिश सोसाइटी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्रैश हो चुकी है पूरी तरह से, उसमें किसी में भी मतलब गॉड के ऊपर तो किसी का भरोसा रहा ही नहीं, सोसाइटी पूरी तरह से इमोरल हो चुकी है और मटेरियलिस्टिक प्लेजर में पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व्ड है। The Great Hagarth Diamond was a comment on the system that sends innocent but gullible people to prison because of the action of others, ठीक है। तो यानी कि अनफेयर जुडिशरी हुआ करती थी थोड़ी बहुत क्वीन विक्टोरिया के टाइम पर, तो गलत काम कोई और करता था और उसके बदले में जेल कोई और जाता था। तो इसी प्रथा को लेकर के उन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसमें उन्होंने कमेंट किया था इसी के खिलाफ, ठीक है। गुलिबल पीपल का मतलब होता है जिसको आसानी से हम धोखा दे सकें, उसको गुलिबल बोला जाता है। तो गुलिबल इनोसेंट बट गुलिबल पीपल को लोग धोखे से जेल में बंद कर दिया करते थे, ठीक है, किसी और के गलत काम के बदले में। द ग्रेट हेगार्थ डायमंड उनका एक वर्क था, आप इनको याद रखिए, ठीक है। इसी में उन्होंने सोशल यानी सोसाइटी में चल रहे जो गलत काम थे उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था द ग्रेट हेगार्थ डायमंड में। चार्ल्स डिकेन, ठीक है, चार्ल्स डिकेन के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि हिज फर्स्ट नॉवेल जो था वो पिकविक पेपर था, उनका फर्स्ट नॉवेल था पिकविक पेपर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फेम जिसको मिला था। उनका पहला ही पब्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था और पूरे न केवल ऑल ओवर द इंग्लैंड बल्कि अमेरिका में भी उनका फेम था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे वो। अमेरिका से यानी ब्रिटेन से रहने वाले तो ब्रिटेन के थे, लेकिन ब्रिटेन से ज़्यादा उनकी पॉपुलरिटी जो थी वह जो है बढ़ गई थी अमेरिका में, केवल पहले ही वर्क जिसका नाम था पिकविक पेपर, तो उसके पब्लिशिंग के बाद ही। आगे कह रहा है यहाँ पर इट टेक्स द रीडर ऑन टूर ऑफ द इंडस्ट्रियल इंग्लैंड, यानी जो पिकविक पेपर है तो उसमें क्या उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, तो उन्होंने इंडस्ट्रियल जो टाइम था इंग्लैंड में उसको दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। द नॉवेल्स आल्सो रिवील्स द डिकेंस टैलेंट फॉर कैरिकेचर इन द कैरेक्टर्स ऑफ द मिस्टर लियो हंटर एंड द मिस्टर न्यूपकिंस, ठीक है। तो चार्ल्स डिकन का जो टैलेंट था कैरिकेचर के थ्रू वो चीज़ों को बाहर निकालते थे। कैरिकेचर का मतलब होता है कि यानी एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा फिगर जो जो मजाक को दिखाता हो, उसी को कैरिकेचर बोलते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे द हिंदू तो नहीं कहूँगा लेकिन दैनिक जागरण, अमर उजाला के पहले ही पेज पर कुछ एक इमेज है, एक कोई लीडर का इमेज है तो खूब मोटा सा उसको बना करके दिखा दिया जाता था, ठीक है। तो उसी को कैरिकेचर बोलते हैं, यानी एक ऐसी इमेज जो हंसी उत्पन्न कर दे, ठीक है, उसी को कैरिकेचर बोलते हैं। तो डिकेंस के अंदर भी टैलेंट था, कैसे वो कैरिकेचर यानी उपहास उड़ाया करते थे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के लोग जो कि अन्याय का साथ दिया करते थे। तो डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट, डिकेंस का अगला वर्क था ओलिवर ट्विस्ट, जिसमें एक लड़के की कहानी है, ठीक है, और जो कि एनिमिकल सर्कमस्टेंसेस में ग्रो होता है। दरअसल इंडस्ट्रियल एज होने की वजह से हुआ क्या था कि जो वहाँ के बच्चों की कंडीशन है जो वो बहुत ख़राब हो गई थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, पुअरिटी बहुत लार्ज स्केल पर हो गई थी। तो उसी प्रकार का ओलिवर ट्विस्ट नाम से एक लड़का था, तो उसको सोसाइटी में किस किन चीज़ों को फेस करना पड़ा था, उसी के बाद चार्ल्स डिकेन ने अपने नावल ओलिवर ट्विस्ट में की है, ठीक है। और कह रहा है यहाँ पर कि हिज नॉवेल निकोलस निकेलबी कंबाइन द इमेजेस ऑफ ग्रेट बेनिवलेंस एंड द इमेजेस ऑफ गुलिबिलिटी, विकेडनेस एंड क्वेश्चनेबल मॉरल्स, ठीक है। तो उनका एक वर्क है जिसका नाम था निकोलस निकेलबी, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्क है फ्रेंड, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको ध्यान में रखेंगे, निकोलस निकेलबी।
तो इस वर्क में उन्होंने क्या शो किया है, शो करने का प्रयास किया है, तो विनी वैलेंस को शो किया है जो इमेज ऑफ गुलिबिलिटी जो समाज में थी, विकेडनेस थी, जो क्वेश्चनेबल मोरल वैल्यूज़ था, तो उसको चार्ल्स डिकेन ने अपने नॉवेल निकोलस निकेलबी में ही पॉइंट आउट किया है। कुछ यहाँ पर मैं उनके वर्क लिख दिया हूँ, आप इनको पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है। मार्टिन मार्टिन चुजेलविट, डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, लिटिल डोरिट, अ टेल ऑफ टू सिटी। टेल ऑफ टू सिटी इनमें से मैं कहूँ सबसे ज़्यादा, हालांकि तीनों ही, हालांकि जितने भी वर्क लिखे हैं सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, लेकिन जो अक्सर सिलेबस में रहता है तो वो रहता है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। तो आप इस नॉवेल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, टेल ऑफ टू सिटी, जिसमें फ्रांस और लंदन और जिसमें पेरिस की बात वो करते हैं। ठीक है, ये जो टू सिटी लिखा हुआ है, इसमें टू सिटी में कौन से दो शहर आते हैं फ्रेंड? तो इसमें दो शहर आते हैं जिसका नाम है, एक का नाम है लंदन और दूसरे का नाम है पेरिस। लिख देता हूँ यहाँ पर। और एक है अपना यहाँ पर पेरिस। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं अपना। तो फ्रेंड अपना है, इसी में एक टाइप था, एक जॉनरा था इंडस्ट्रियल वर्जन का। तो इंडस्ट्रियल वर्जन के बारे में हम लोग समझते हैं। इंडस्ट्रियल नॉवेल एक का एक वर्जन था, ठीक है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। कह रहा है कि दीज नॉवेल्स डील्स विद द सोशल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज, यानी इस प्रकार के जो नॉवेल्स थी वो विक्टोरियन एज में जो यानी इंडस्ट्री की कंडीशन थी, जो सोशल प्रॉब्लम्स था, तो उसको इस प्रकार के जो नॉवेल्स हैं वो बताती हैं। इट वाज एग्जिम्प्लीफाइड बाय द चार्ल्स डिकेन हार्ड टाइम। तो चार्ल्स डिकेन के ने जो हार्ड टाइम लिखा था वो एक प्रकार का इंडस्ट्रियल नॉवेल्स था, यानी जिसमें इंग्लैंड के सोशल प्रॉब्लम्स को दिखाया जाए, वही इंडस्ट्रियल नॉवेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ और भी प्रैक्टिशनर्स थे जो इंडस्ट्रियल नॉवेल्स लिखा करते थे, जिनमें थे बेंजामिन डिज़रायली, ठीक है, जो आगे चल करके ब्रिटेन के पीएम भी बने थे। साइबिल्स इनका वर्क था, साइबिल, ठीक है, 1845 में आया था। और एक और राइटर थी एलिजाबेथ गैस्केल ने भी इंडस्ट्रियल नॉवेल्स लिखे। वर्किंग क्लास ऑफ वाज द थीम ऑफ दीज नॉवेल्स। तो इस नॉवेल्स की जो थीम रहा करती थी वो वर्किंग क्लास ही रहा करती थी। ठीक है, फैक्ट्री सिस्टम हैज़ अल्टर्ड द लाइफ स्टाइल्स। वजह ये थी कि फैक्ट्री जो सिस्टम था वह पूरे लोगों के, यानी वहाँ के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के लोगों के लाइफ स्टाइल्स को पूरा बदल के रख दिया था। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिला था और इकोनॉमिक कंडीशन भी लोगों की अलग अलग हो गई थी। ठीक है, और शिफ्ट सिस्टम था, यानी कुछ लोग दिन में काम करते थे, कुछ लोग रातों में भी काम किया करते थे, तो उसको लेकर के जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी वो इंडस्ट्रियल नॉवेल्स में लिखे जाते हैं। यूनियनिज्म की बात होती है। एक्सप्लॉयटेटिव फैक्ट्री वो ओनर्स की बात करती थी, यानी कुछ वर्कर्स जो होते हैं जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा मास लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था फैक्ट्री के ओनर के द्वारा, तो उसकी यहाँ पर बात करते हैं। और वोमेंस भी फैक्ट्री में आने लगी थी, फैक्ट्री के वर्क्स में इंगेज होने लगी थी, तो उनके प्रॉब्लम को और अर्बन पोवर्टी को दिखाया जाता था। और रूरल माइग्रेशन कैसे जो है शहर की तरफ जाने पर उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इन सभी चीज़ों की बात इंडस्ट्रियल नॉवेल्स में की जाती है। और दांते गैब्रियल रोसेटी, ठीक है फ्रेंड, तो ये जो राइटर्स हैं, ठीक है, इनका संबंध प्री राफेलाइट्स मूवमेंट्स थे, तो इनके बारे में भी पढ़ते हैं। कहते हैं कि हिज फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम मेड हिम द फेमस द ब्लेस्ड डेमोजेल। तो द ब्लेस्ड डेमोजेल जो उनका पहला पोएम था, डीजी रोसेटी भी कहते हैं फ्रेंड्स, इन्हीं को डीजी रोसेटी कहते हैं, ठीक है, रोसेटी। तो इनका जो फर्स्ट पोएम था, फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम था, जिसका नाम था द ब्लेस्ड डेमोजेल, तो उसकी वजह से इनको पॉपुलरिटी मिली थी। ही वाज डीपली इंटरेस्टेड इन द विजुअल आर्ट। तो विजुअल आर्ट्स में इनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। इन 1848 ही फॉर्म द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। इन्होंने एक नया मूवमेंट फॉर्म किया था जिसका नाम था प्री राफेलाइट ब्रदरहुड, ठीक है, 1848 में। ही ट्रांसलेटेड इटालियन पोएट्री इनटू द इंग्लिश, और इन्होंने इटालियन जो पोएट्री थी उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया था। क्या था प्री राफेलाइट्स ब्रदरहुड?
क्या था प्री राफेलाइट मूवमेंट, तो इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि इट वाज अ ग्रुप ऑफ पोएट इन्फ्लुएंस्ड बाय द विजुअल आर्ट। तो विजुअल आर्ट से कुछ जो ग्रुप था लोगों का, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो उठा था। ठीक है, जितने भी प्री राफेलाइट्स थे वो सभी पेंटर भी थे। इस वजह से इसमें कुछ लोग शामिल थे, डीजी रोसोटी शामिल थे, विलियम मॉरिस शामिल थे, और एसी स्विनबर्न थे। ठीक है, ओन्ड मच टू द पेंटिंग ऑफ देयर कंटेम्प्रेरी विलियम हॉलमन हॉन्ट। ठीक है, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की चीज़ों को लेकर के पेंटिंग ड्रॉ कर दिया करते थे। ठीक है, वो भी तो एक प्रकार का आर्ट ही होता है, तो उसी की यहाँ पर बात कर रहा है। दे वर ऑल ग्रेट एडमायर ऑफ राफेल। तो वो लोग राफेल जो एक एंशियंट टाइम में एक पेंटर थे, तो जितने भी प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के मेंबर्स थे वो राफेल के बहुत बड़े प्रशंसक थे। ठीक है, जिनको राफेल को ये लोग मानते थे, दे शो एज अ हाई पॉइंट ऑफ रेनेसां आर्ट। ठीक है, तो रेनेसां आर्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा राफेल का, तो इसी वजह से जो रोसेटी, विलियम मॉरिस और एसी स्विनबर्न है, वो राफेल को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया करते थे। प्री राफेलाइट्स डेलिबरेटली इन्वोक्ड द मिडुअल इमेजेस एंड एस्थेटिक्स इन देयर वर्क। और ये लोग भी मिडुअल इमेजेस और एस्थेटिक्स की बात अपने वर्क में किया करते थे। एस्थेटिक मतलब वही चीज़ें जिसको पढ़ने के बाद आपको केवल और केवल प्लेजर मिले, कोई इंटेलेक्चुअल और कोई मोरल वैल्यू ना मिले, उसी को एस्थेटिक बोलते हैं। द पोएट्री यूज्ड सिंबल्स स्पेशली फ्रॉम द थियोलॉजी एंड रिलीजियन। वही कहते हैं कि जो पोएट्री है वो सिंबल्स का यूज करती है, सिंबल का जो यूज होता है उसमें थियोलॉजी और रिलीजन का जो थीम रहता है वहीं से लिया जाता है। देयर वाज आल्सो अ मेजर स्ट्रेंथ दैट डील्स विद द लव, स्पेशली द ट्रेजिक लव एंड मोरालिटी। ठीक है, और they attempted to combine a hard realism with a heavy symbolism, seeking to make the comment on the contemporary society while simultaneously suggesting the क्या जीजर स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी उसकी जो रियलिटी है, ठीक है, उसको इन्होंने आर्ट के फॉर्म में, सिम्बोलिस्ट के फॉर्म में व्यक्त करने की कोशिश की। लेट विक्टोरियन में अपने राइटर आते हैं टॉमस हार्डी, जिनका टाइम पीरियड था 1840 से लेकर के 1928 तक। तो इनकी नॉवल क्या है, तो ही इज़ बिलीव टू बी द लास्ट विक्टोरियन, इनको लास्ट विक्टोरियन माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद द विक्टोरियन एज, यानी विक्टोरियन एज में क्या हुआ था, अर्नोल्ड टोल्ड दैट ही वाज बर्न, यानी अर्नोल्ड ने उनसे इनके बारे में कहा है, क्या कहा है कि ही वाज बर्न बिटवीन टू वर्ड्स, वन डेड एंड अदर पावरलेस टू बी बर्न। ठीक है, यानी इनका जन्म ऐसे पीरियड में हुआ था कि एक तो खत्म होने वाला था, यानी जो विक्टोरिया का जो टाइम पीरियड था, विक्टोरियन एज जो था वो तो खत्म होने वाला था, और आगे जो एज शुरू होने वाली थी वह क्या थी, पावरलेस टू बी बर्न थी। हार्डी बीगन एंड इंडेड हिज करियर एज अ पोएट। ठीक है, हार्डी तो वैसे नॉवेल्स के लिए पॉपुलर हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किया था नॉवेल्स लिखते हुए, और करियर की अंत भी उन्होंने किया था नॉवेल्स ही लिख करके। अकॉर्डिंग टू हिम विक्टोरियन एज वाज द एज ऑफ सीक, हरी एंड डिवाइडेड एम्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि टॉमस हार्डी का मानना था कि जो जो विक्टोरियन एज है, ठीक है, वह किसकी एज है, तो सीक, हरी और डिवाइडेड एम की एज है। हार्डी नॉवेल्स एंड द स्टोरीज डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज। तो टॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स थे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर इन इन्वायरमेंट, आप इसको याद रखेंगे, और नॉवेल्स ऑफ रोमांस, यानी रोमांस एंड फैंटेसी, और तीसरा था नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइटी। तो दीज आर ऑल द 3 फैक्ट्स इन विच द novels of Thomas Hardy were divided that you have to learn. अब आगे कह रहा है कि इवोल्यूशनरी आइडियाज़, इनका जो थीम रहा करता था फ्रेंड, उसको यहाँ पर मैं लिखा हूँ, जो इनका थीम रहा करता था। तो इनका थीम क्या था, तो इसको देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि इवोल्यूशनरी आइडियाज़ उनका थीम रहा करता था। फेटलिस्ट थे, ये पेसिमिस्ट थे, निराशावादी थे। ठीक है, हमेशा इनके वर्क में ट्रेजिक एंडिंग ही होती है। उनका जो फेमस वर्क था जूड द ऑब्स्क्योर, द लास्ट पब्लिश नॉवेल्स भी था, और ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का मतलब ये होता है कि उन्होंने कैसे, मतलब कि मैरिज के थीम को और मैरिज को लेकर के जो चीटिंग हुआ करती थी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, उसको लेकर के जो यानी कि टॉमस हार्डी हैं वो यहाँ पर अपने वर्क में लिखा करते थे। ठीक है फ्रेंड, गॉड।
अब आगे भी बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि और भी उनके वर्क में इमोरल्स और इमोरल थीम, रिलीजन के पर बेस्ड हुआ करती थी उनके नॉवेल्स, क्लास, एजुकेशन, सेक्स एंड मैरिज की बात वो अपने नॉवेल्स में किया करते थे। क्लियर है इतना? ठीक है फ्रेंड, मैं मानता हूँ कि ये वीडियो लेंदी जा रही है, लेकिन यकीन मानिए अगर इस एक वीडियो को आप देख लेते हैं आपकी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने देखिए आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने ईच एंड एवरी राइटर्स को लिया है, उसको समझाने का प्रयास किया है, कुछ भी चीज़ इसमें से छूटेगा नहीं। कह रहा सेंसेशनल नॉवेल लिटरेचर, तो टॉमस हार्डी जो है वो एक सेंसेशनल नॉवेल्स लिखा करते थे। तो क्या होता है सेंसेशनल नॉवेल्स, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, याद रखिए सेंसेशनल नॉवेल ये लिखा करते थे, सेंसेशनल नॉवेल टॉमस हार्डी लिखते हैं। तो क्या होते हैं सेंसेशनल नॉवेल्स, इसको अब हम लोग समझेंगे। सेंसेशनल लिटरेचर इज अ टर्म used to describe a particular kind of writing and became popular the later half of the 19th century. It is mainly the novels from that is categorized under his head, ठीक, अंडर हिज हेड सेंसेशनल लिटरेचर ड्रीव अपॉन द गोथिक नॉवेल्स। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर कि ये जो नॉवेल का जनर था, ठीक है, वो एक प्रकार के नॉवेल लिखने का तरीका है जो कि लेट 19th सेंचुरी में वो डेवलप हुआ था। ठीक है, और इसके जो मेन प्रोमिनेंट जो राइटर थे वही थे टॉमस हार्डी। ठीक है, जिस तरह से रोमांटिक एज में गोथिक नॉवेल्स का डेवलपमेंट हुआ था, उसी तरह से विक्टोरियन एज में सेंसेशनल लिटरेचर का भी विकास हुआ था। कह रहा है कि दे इन्वॉल्व एक्सट्रीमली ड्रामेटिक सिचुएशन एंड ऑफन हैव द कैरेक्टर्स ड्राइवन बाय द ऑब्सेशन और मैडनेस। ठीक है, तो यानी कि ड्रामेटिक सिचुएशन उस नॉवेल्स के या फिर उस प्रोज के राइटिंग्स में देखने को मिला करता था, जो लास्ट में, जहाँ पर लास्ट में अचानक से बदलाव हो जाया करता था। ठीक है, द प्लॉट्स वर व्हाट वी वुड नाउ कॉल रेसी और इन्वॉल्व गिल्टी सीक्रेट चेस्ड ऑब्सेशन और मर्डर एंड अदर क्रिमिनल एक्ट्स। ठीक है, यानी कि जो आज के समय में इस प्रकार के हम प्लॉट्स को समझते हैं कि जिसको हम लोग गिल्टी सीक्रेट समझते हैं। जैसे मैं इस तरह कहूँ कि अगर मान लीजिए कि इसको समझाना चाहता हूँ, तो अगर हम इस तरह से कहें इसको कि आप देखते हैं कि अभी कोई मान लीजिए कि लेडी है, ठीक है, बाद में हमको पता चलता है कि उसकी एक शादी पहले ही हो चुकी है। ठीक है, लास्ट में पता चलता है स्टोरी के। तो ये जो सारी जो नॉवेल्स होती हैं जो इस प्रकार के थीम पर बेस्ड होती हैं, उन्हीं को सेंसेशनल लिटरेचर का कहा जाता है। यानी अचानक से लास्ट में चल करके पूरा थीम बदल जाता है। ठीक है, तो वही है सेंसेशनल लिटरेचर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर सेंसेशनल लिटरेचर लिखा हुआ है या फिर सेंसेशनल लिटरेचर लिखा हुआ है, दोनों बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। देयर वुड बी अ फेंटिंग ओमैन, कह रहा है कि यानी एक फेंटिंग ओमैन रहा करती थी, अ ब्रेव मैन, ऑल ऑफ हुम कॉन्सिल सम सीक्रेट्स एंड अदर। इस पूरे चीज़ को समझना है तो बस आप इस लाइन को समझ लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, यानी एक फेंटिंग वोमैन और एक ब्रेव मैन अक्सर रहा करता था, जो अपने दोनों ही अपने रियल आइडेंटिटी को कॉन्सिल्ड यानी छुपा करके रखते थे, कुछ सेक्रेट और कुछ अदर चीज़ों को। इट कैरीड द एलिमेंट्स ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन टू, और इस प्रकार के जो नॉवेल थे वो डिटेक्टिव फिक्शन को भी अपने अंदर शामिल किया करते थे। मोस्ट पॉपुलर प्रैक्टिशनर ऑफ द जेनरा वाज द विल्की कॉलिंस, बिल्कुल सेंसेशन नॉवेल्स लिखा करते हैं, मैं पहले भी कहा हूँ इससे। ठीक है, और जिनका वर्क था द ओमेन इन वाइट, ठीक है, और द मून स्टोन्स। तो ये दो वर्क थे विल्की कॉलिंस के, जो जाने जाते हैं सेंसेशन लिटरेचर के फील्ड में। तो आप ध्यान में रखेंगे दो राइटर जो इंपॉर्टेंट है, विल्की कॉलिंस का नाम याद रखिए और टॉमस हार्डी का नाम याद रखिए। ये लोग फेमस हैं सेंसेशनल लिटरेचर को लिखने में या फिर सेंसेशनल नॉवेल्स को लिखने में। तो टॉमस हार्डी के कुछ वर्क यहाँ पर मैं लिखा हूँ। पुअर मैन एंड द लेडी, ठीक है, पुअर मैन एंड द लेडी, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, फॉर फ्रॉम द मडिंग क्राउड, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, उसके बाद रिटर्न ऑफ नेटिव, मेयर ऑफ कास्टर बीज, टेस ऑफ डी अर्बरवाइल्स और जूड द ऑब्स्क्योर, डायनास्ट। तो डायनास्ट एक प्रकार का क्या था, तो ड्रामा था। ठीक है, दरअसल ड्रामा की जो डिमांड थी वो तो काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी टॉमस हार्डी ने एक ड्रामा लिखा। लेकिन ये ड्रामा कैसा था, तो क्लोजेड ड्रामा था। क्लोजेड ड्रामा ऐसे ड्रामा होते हैं जो परफॉर्म नहीं किए जाएंगे, तो पढ़ने के लिए
लिखे जाते थे, ठीक है। तो टॉम डायनास्ट भी एक प्रकार का क्लोजेट ड्रामा था, केवल पढ़ने के लिए, परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा गया था, जिसको टॉमस हार्डी ने लिखा था। वैसे मैं कहूँगा फ्रेंड कि आप इन सभी वर्क को याद रखिए। जॉन गाल्सवर्दी को हम कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक लेट विक्टोरियन माने जाते हैं। इनका वर्क था फोरसाइट सागा, जो 1922 में आया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि डिकेंडेंस ऑफ द अपर क्लास, यानी अपर क्लास कितना इमोरल हो चुका है, कितना मेटलिस्टिक हो चुका है। फोरसाइट सागा में वो ही बात करते हैं। गाल्सवर्दी मेजर वर्क इज लोकेटेड वेल इनटू द मॉडर्न पीरियड, एटीट्यूड्स एंड थीम्स सजेस्ट द विक्टोरियन टेम्परामेंट। तो गाल्सवर्दी के जो वर्क हैं वो विक्टोरियन टेम्परामेंट यानी विक्टोरियन एज में जो लोगों का माइंडसेट था, उस पर जॉन गाल्सवर्दी की नॉवेल्स बेस्ड रहा करती थी। कह रहा है कि 1912 में ही मेड अ टूर of the slaughterhouses in England and wrote a report on inhuman methods of slaughtering। तो ठीक है, इन्होंने अपना एक वर्क लिखा था कि कितना बेरहमी तरीके से जानवरों को स्लॉटर किया जाता है, ठीक है। तो एनिमल्स के वेलफेयर की भी ये बात करते हैं। गाल्सवर्दी एक नोवेलिस्ट भी थे, एक पोएट भी थे, एक प्ले राइट भी थे, ठीक है। प्ले राइट की स्पेलिंग ध्यान रखिए, PLAY, W बीच में आ जाता है, फिर RIGST होता है, ठीक है। among those awarded knighthood at the New Year's was a mistake, ठीक है, was a mistake। Mr. Galsworthy refused a knighthood on the ground that the literature is its own reward, ठीक है। तो इतना ये पॉपुलर थे उस समय में कि इनको अवार्ड देने की बात की गई और इनको नाइटहुड अवार्ड देने की बात की गई थी, लेकिन इन्होंने इस अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो लिटरेचर है, ठीक है, उसका अपना अलग ही रिवार्ड होता है, ठीक है, उसको किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कहते हुए गाल्सवर्दी ने नाइटहुड की जो उपाधि थी, जो टाइटल था, जो अवार्ड था, उसको उन्होंने रिटर्न कर दिया था। कहते हैं वो कि काफ़ी वेटर्न और काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस्ड ऑथर थे, इस वजह से वो क्या कहते हैं कि टेक केयर ऑफ कैरेक्टर्स एंड एक्शन, डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। कहते हैं कि अगर आप अपने नॉवेल्स में कैरेक्टर्स का ध्यान रखते हैं और एक्शन का ध्यान रखते हैं, तो डायलॉग जो हैं अपने आप सुधर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बस कैरेक्टर को ध्यान रखिए और एक्शन को ध्यान रखिए, डायलॉग जो है ऑटोमेटिक आपको सुधरे हुए मिलेंगे। He used to write the fiction on the morning and drama in the afternoon, ठीक है। तो इनकी एक खासियत ये थी कि मॉर्निंग के समय में ये फिक्शन लिखा करते थे और ड्रामा जो है अपने आफ्टरनून के टाइम में लिखा करते थे, ठीक है, जब इन्होंने अपना राइटिंग करियर शुरुआत की थी तब, ठीक है। यानी दो चीज़ें ये साथ साथ में लिखा करते थे, तो ये अपने आप में बड़ी बात थी, ठीक है। सुबह के समय फिक्शन लिखते थे और दोपहर के समय ड्रामा लिखते थे। अब अपना जो नेक्स्ट राइटर है उनका नाम है ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है। तो ऑस्कर वाइल्ड के बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज अ कंट्रोवर्शियल राइटर ऑफ हिज टाइम। वो अपने समय के बहुत कंट्रोवर्शियल राइटर थे, क्योंकि उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट किया था। जो उस समय में गुनाह था, इसी चीज़ को उन्होंने सपोर्ट कर दिया था और इसी कारण इनको कई साल तक जेल में भी रहना पड़ा था। ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर मेनी ईयर। हिज वर्क्स रिकॉल द रेस्टोरेशन एंड ड्रामाटिस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है। तो उनका एक वर्क है जो रेस्टोरेशन को याद दिलाता है, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। कहते हैं दो दिस अटैक्स ऑन द पोलिश्ड हिपोक्रेसी ऑफ द विक्टोरियन एज। कह रहे हैं कि ये जो वर्क था, ये विक्टोरियन एज में जो हिपोक्रेसी थी उसको उजागर करता है। कह रहा है कि इन दिस ही टेल्स एवरी पर्सन टर्न आउट टू बी अदर देन व्हाट ही और सी हैज क्लेम्ड टू बी। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि इस वर्क में वह ये बताते हैं कि विक्टोरियन एरा में एक प्रचलन छा गया था कि जो व्यक्ति जैसा दिखता था वास्तव में वो वैसा नहीं रहता था, ठीक है। यानी अपने अपने आप को और बढ़ा चढ़ा करके लोग विक्टोरियन एज में और ज़्यादा अपने आप को प्रसूत किया करते थे। तो उसी को यहाँ पर उन्होंने लिखा कि एवरी पर्सन टर्न्स आउट टू बी अदर देन व्हाट ही और सी हैज क्लेम्ड टू बी। यानी जो कुछ भी वो कहता, जैसे मैं कहता हूँ मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं इंजीनियर वास्तव में नहीं रहता था, मैं फेंकने के लिए, बस अपने आप को ज़्यादा महत्व दिलवाने के लिए लोग झूठ बोल दिया करते थे, लोग दूसरी आइडेंटिटी और दूसरा क्लेम कर दिया करते थे। ये विक्टोरियन एज की एक सबसे बड़ी खासियत थी और कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में यही सब तब से लेकर के चलता हुआ आ रहा है। कह रहा है कि ही
ऑल्सो रॉट कॉमेडीज, उन्होंने कॉमेडीज भी लिखा था लेडी विंडरमेयर्स फैन इन 1892 में। अब कुछ नॉवेल्स की जनरा जो थी और भी ज़्यादा फेमस हुई थी, तो उसमें था द सिल्वर फॉर्क नॉवेल। तो क्या होते हैं सिल्वर फॉर्क नॉवेल, तो देखते हैं यहाँ पर कि दिस जनरा डिल्ट विद द हाई सोसाइटी मैनर्स एंड द स्टाइल्स। तो ये जो जेनरा होता है ये डील करता है किससे, तो हाई सोसाइटी के मैनर्स से और स्टाइल्स से, ठीक है। और इसमें जो कुछ वर्क लिखे गए थे उसमें हम लोग यही देख पाते हैं कि बुलवर्स, लिटन्स, फेलहेम और डिज़रायली विवियन ग्रेन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ड्यूरिंग एन एज व्हेन द मिडिल क्लासेस वर एक्वायरिंग द ग्रेटर रिचेस एंड एस्पायरिंग टू नोबिलिटी, द अपर क्लास sought to reaffirm their position by suggesting that one had to be born to the wealth and that manners could not be acquired through the new money. Breeding class birth sophistication such novels argue could not be bought, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि सिल्वर फॉग जो नॉवेल्स थी वो लिखी जाती थी किसको लेकर के, तो फ्रेंड्स सिल्वर फॉग जो नॉवेल्स थी वो लिखी जाती थी मुख्य रूप से तो ये मैं बता देता हूँ कि हमेशा हाई क्लास और के सोसाइटी के ही लोगों से रिलेटेड जो भी नॉवेल्स लिखी जाती थी वही होती थी सिल्वर फॉर्क नॉवेल, ठीक है। अपर क्लास की हमेशा यहाँ पर बात की जाती थी इस प्रकार के वर्क में। और हम ये देख पाते हैं कि तो यही अपना लास्ट रहा, ठीक है। आप इसको एक बार खुद से भी पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। और फ्रेंड, आई एम रेडी टू प्रोवाइड दिस PDF, राइट, बाय ओनली ज्वाइनिंग माय टेलीग्राम चैनल। तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम एंड जो कि है SS क्लासेस। द लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, मेरा नाम है फ्रेंड सलीम अहमद। और ये एक मेरा एफर्ट है, मैं चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आप लिटरेचर से संबंधित आपके एग्ज़ाम में आए, ठीक है, वो न छूटें। और फिर हमने एक लेक्चर तैयार कर लिया है। दरअसल मैं एक बात लास्ट में बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना ज़्यादा लोग इसको लाइक करेंगे, इस वजह से मैंने रोमांटिक केस से शुरुआत कर लिया है। लेकिन मेरा जो अगला लेक्चर आएगा वह जो होगा वो एंग्लो सेक्शन पर होगा, ठीक है, जो कि इसी प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। तो आप जाइए क्रम से आप देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।